सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 39 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे हम आज। संशोधन संशमनीय अध्याय। पर नंबर का श्लोक है संशोधन संशमनीय अध्याय, मतलब यहाँ पे संशोधन के लिए द्रव्य बताए हैं, संशमन के लिए द्रव्य बताए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्व भाग दोषहर द्रव्य कौन कौन से होते हैं, ऊर्ध्व भाग से दोष कौन कौन से द्रव्य निकालते हैं। तरक सिद्धि स्थान में हम पढ़ेंगे, कल्प स्थान पढ़ेंगे, वहां पे शुरुआत के जो 6 चैप्टर हैं वो ऊर्ध्व भाग है, वामक द्रव्य है। कौन कौन से? मदनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु, धमाल, वत्सक और प्रकृत है। उसके बाद अगले जो 6 चैप्टर हैं उसमें विरेचन द्रव्यों का वर्णन है, जिसमें 9 द्रव्यों का स्पेशली वर्णन किया गया है। कौन कौन से 9 द्रव्य हैं? श्यामा द्रवित, दंती द्रवंती, सप्तला संकनी, आरक वत्सक, इस प्रकार से 9 द्रव्यों का वर्णन किया है। तो ऊर्ध्व भाग हर में कोई षडमामक इंक्लूडेड रहेंगे और अधो भाग हर में नव विरेच्या इंक्लूड रहेंगे। सिद्धांत बना लो भाई, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा कठिन पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाना है कि इन द्रव्यों का कौन सा पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली है? एक तो षडवामक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूरा नव विरेच्य आ जाएगा। फिर मैंने आपको चरक सूत्र स्थान में क्या पढ़ाए थे? मूलनी द्रव्य पढ़ाए थे, फलनी द्रव्य पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर कुछ मूलनी वमन वाले आ जाएंगे, कुछ फलनी वमन वाले आ जाएंगे। मूलनी फलनी में वमन वाले यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर मूलनी फलनी विरेचन वाले आ जाएंगे। फिर मैंने आपको चरक सूत्र स्थान के 4th नंबर के चैप्टर में पढ़ाया था वमनोपग द्रव्य, वमनोपग द्रव्य वो आ जाएंगे। यहाँ पर विरेचनोपग आ जाएंगे। तो याद करो तो ऐसे करो कि सारी चीजों को कंपाइल करके याद करो, डायरेक्ट याद करना शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ लिए हैं? अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मदनफल, कुटज, जीमूत, इक्ष्वाकु, धामालो, प्रतवेदन, तो यहाँ तक के क्या हो गए? षडवामक हो गए। ठीक है, यहाँ तक षडवामक होता है। फिर सरसप, विडंग, पिपली, करंज, प्रपुन्नाद। देखो सरसप, विडंग, पिपली, यहाँ पर प्रपुन्नाद तक आपको मार्क करना है। प्रपुन्नाद यहाँ पर दिया हुआ है कि मदन फल से लेके प्रपुन्नाद तक के द्रव्यों का वमन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फल यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं थोड़ा बीच में डिस्कस करूंगी ना, अभी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में आ जाना, मतलब 5-10 मिनट पहले टॉपिक खत्म करने से पहले बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? षडवामक हो गया प्लस सरसप, विडंग, पिपली, करंज, प्रपुन्नाद। आपको इतना पता है कि भाई मदन फल का हम फल यूज करते हैं। फल मतलब अंदर क्या बोलते हैं? पिपली यूज करते हैं, तो उसके फल के अंदर ही पिपली रहती है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व भाग दोषहर में ये मदन फल का, कुटज, जीमूत, इक्ष्वाकु, कुल मिलाकर पूरा षडवामक का फल यूज कर रहे हैं। सरसों का फल, विडंग, पिपली, करंज, प्रपुन्नाद का फल यूज करते हैं। तो सरसों में क्या है? पेड़ तो कोई यूज नहीं करता, सरसों का फल यूज करते हैं, सरसों निकलता है। विडंग का पूरा इतना बड़ा बड़ा सा दाने जैसे रहते हैं, वो भी पूरा फल यूज करते हैं। पिपली का लंबा सा फल रहता है, वो यूज करते हैं। और प्रपुन्नाद का भी फल यूज करते हैं। प्रपुन्नाद मतलब चक्रमंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कोविदार से लेके सबसे लास्ट तक क्या यूज करते हैं? मूल यूज करते हैं। कोविदार से लेके सबसे लास्ट तक का द्रव्य का मूल यूज करते हैं। ठीक है, तो कोविदार, कर्बुदार, ये कहाँ पढ़े थे आप? कोविदार कर्बुदार याद आ रहा है? कोविदार कर्बुदार हमने वमनोपग द्रव्य में पढ़ा था, याद है? कोविदार कर्बुदार, अरिष्ट, अश्वगंधा, अश्वगंधा कहीं उधर नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। विदुल, विदुल बंधु, विदुल पढ़ा था। विदुल बिंबी, शरपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यपुष्पी पढ़ा था। विदुल बिंबी, शरपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यपुष्पी पढ़ा हुआ था, वमनोपग में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बिंबी दिया हुआ है, विदुल दिया हुआ है। अब श्वेत ज्योति करके अपन ने श्वेत अपराजिता ऐसे वो शिरोविरेचन में पढ़ा था। कुछ यहाँ पर मूली द्रव्य आ जाते हैं, कुछ फलनी द्रव्य आ जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इतना ज्यादा रखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ कर ही याद करना है। कोविदार कर्बुदार वमनोपग में पढ़ा है, यहाँ पर उसका मूल यूज करते हैं। अरिष्ट मतलब क्या होता है? नीम, है ना? अरिष्ट, अब यहाँ पे पता नहीं क्या दिया, हाँ नीम ही दिया हुआ अरिष्ट का। विदुल है, बंधु, जीवा के सफेद वचा, षडपुष्पी, बिंबी, वचा, नगेरु, चित्रा, ये सब वमन द्वारा ऊर्ध्व भाग अर्थात आमाशय करते श्वास मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं विरेचनोपग, सॉरी अधो भाग दोष। अधो भाग में वही नव विरेच्य आ जाएंगे, श्यामा, दंती द्रवंती, सप्तला संकली, है ना? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें? विषाणिका। देखो विषाणिका, मूलनी फलनी किसमें आता है? विषाणिका, विशैला द्रव्य निकल रहा है, मूलनी विरेचन में आता है। गवाक्षी मूलनी विरेचन में आता है। ठीक है, ऐसे ही स्वर्णशीरी फलनी में कुछ आ जाता है। चित्र, हिंगुप्रीहि, कुशकाश, तिलवक। तो यहाँ तक, वहां तक के द्रव्य, यहाँ से लेके यहाँ तक के द्रव्य, काश तक के द्रव्य हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? मूल के फॉर्म में यूज करते हैं। त्रिवित मूल है, शंखनी की मूल, विषाणिका, गवाक्षी, सभी की मूल यूज करते हैं। उसके बाद तिलवक से लेके कहाँ तक? पाटला तक। तिलवक से लेके पाटला तक शाल यूज करते हैं। तिलवक से लेके पाटला तक की शाल यूज करेंगे। तिलवक की त्वचा, कंपिलक की त्वचा, है ना? ऐसे कंपिलक के बारे में एक स्पेशल टर्म आया है, जहां से ही क्वेश्चन बनता है, बताने वाली हूं अभी, है ना? तो कर्म में कपाट आदि का। फिर फूग से लेके, फूग मतलब क्या होता है? सुपारी, है ना? फूग से लेके एरंड तक, फूग से लेके एरंड तक, यहाँ तक का हम फल यूज करते हैं। कैसे पता चलेगा? फूग फल, सुपारी का फल यूज करते हैं। हरित की, आमल की, विविध की, त्रिफला का फल यूज करते हैं ना? हरित की, विविध, आमल की, विरेचक होता है, फल यूज करेंगे। चतुरंगुल, आरक का फल ही लेके आते हम यूज करते हैं। एरंड का फल लेके आते हैं, इसको यूज करते हैं। सभी का फल यूज करेंगे। उसके बाद पूतिक और महावृक्ष, पूतिक और महावृक्ष इसका क्या यूज करते हैं? पत्र यूज करते हैं। पूती और पूतिक तो महावृक्ष का पत्र यूज करेंगे। फिर सप्त और बाकी का सप्त, शब्द, अर्क, ज्योतिषमती, अब इसका ऐसा कुछ दिया नहीं है। बाकी शेष औषधियों के लिए यहाँ पे बोला है शील यूज करेंगे, है ना? इसके बाद यहाँ से लेकर जितनी भी औषधि आ रही है सबका शील यूज करते हैं। आपको तो लास्ट में इतना देखना है कि जो कंपिलक के ऊपर फल रज है, कंपिलक की फल रज का यूज करते हैं हम किसके लिए? विरेचन के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पुगारी नाम, एरंड का नाम, फलानी। पूतिक, आरक, वध, पत्राणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूतिक का और आरक वध का पत्र यूज करते हैं। पूतिक और आरक वध का पत्र यूज करते हैं, बाकी सभी का शीर यूज करते हैं, है ना? सभी का अलग अलग बताया है। तिलवक, पूर्वाणा, मूलानी। तिलवक के पहले मूल का यूज करोगे, तिलवक के बाद पाटला तक त्वचा का यूज करोगे, जो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हिंदी से पढ़ लो। क्या लिखा है? कंपिलक के ऊपर, कंपिलक के फल के ऊपर संचित हुई रज ग्रहण करना चाहिए, है ना? हाँ,
संपिल्य के ऊपर संचित रज का ग्रहण करना से सुपारी से लेकर एरंड तक के द्रव्यों का फल पूतिक तथा आरक बद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूतिक का और आरक बद का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, पत्ता यूज करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है, शेष औषधियों का हमको शील लेना चाहिए। अब आते हैं उभय भागकर, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, उभय भागकर में कौन कौन से द्रव आते हैं, टिप ऑफ टंग रट लेना है। कोशातकी, कोशातकी किसका प्रयास होता है, जीमूतक का होता है। तो जीमूतक क्या होता है, चरक कल्प स्थान में जीमूतक वमन द्रव्य में आता है, लेकिन यहाँ पर जीमूतक उभय भागकर में भी है, मतलब वमन भी कराता है, विरेचन भी कराता है। तो कोशातकी जीमूतक के नाम से है ना, तो जीमूतक कोशातकी क्या करेगा, उभय भाग। फिर सप्तला शंखनी स्पेशली हमने कहाँ पढ़ा था, विरेचन में पढ़ा था, लेकिन सप्तला शंखनी विरेचन तो करा रहा है, वमन भी कराता है, तो विरेचक में खुद आ रहा है, उभय भागकर में भी आता है। ठीक है। देवदाली किसका पर्याय है, देवदाली सॉरी देवदाली जीमूतक का पर्याय है, देवदाली जीमूतक का पर्याय है। कोशातकी जो है कृतवेधन का पर्याय है, लिख लो, कोशातकी कृतवेधन का पर्याय है, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये प्रतिवेधन, ये भी वमन द्रव्य में पढ़ते हैं हम अलग, और ये वमन द्रव्य। तो यहाँ पे दो वामक द्रव्य आ गए, दो विरेचक द्रव्य आ गए, जो उभय भागकर हैं, सप्तला शंखनी और कोशातकी देवदाली, या फिर प्रतिवेधन और जीमूतक। ये आपको दो अच्छे से याद रखना है, ड्रग्स के पर्याय याद नहीं रहते। हाँ पढ़ेंगे, याद करा दूंगी मैं, उसकी टेंशन ना ले, पढ़ेंगे। द्रव्यगुण का सेकंड पार्ट में ही पढ़ाऊंगी आपको ना। तो कोशातकी और जीमूतक दो याद कर लेना, और सप्तला शंखनी और कारविल्लक, कारविल्लक करेला जो होता है उभय भागकर, याद कैसे कराओगे, कार दोनों साइड चलती है, आगे भी चलती है, रिवर्स में भी चलती है, तो कार उभय भागकर है। तो याद हो गया। इन सभी के क्या करते हैं हम, स्वरस यूज करते हैं, इन सभी का स्वरस फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है। अब शिरोविरेचक द्रव्य आते हैं, पिपली विडंग अपमार्ग शिग्रू सिद्धार्थक श्रीशम मरीचक। अब यहाँ से पढ़ लो आपको, है ना, हिंदी से पढ़ो, संस्कृत से बात बराबर है। तो मरीच तक की फल यूज करते हैं, ये आपको टास्क है भाई याद कराने का। नहीं, द्रव्यगुण सर पढ़ाएंगे आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अकेला मैं पढ़ाऊंगी हर दिन, मतलब आधे आधे घंटे की क्लास रहेगी उसकी, सेकंड पार्ट की। तो पिपली विडंग अपमार्ग शिग्रू सिद्धार्थक शीरीष और मरीच, यहाँ तक का हम फल यूज करते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, बच्चों से नहीं बन पाता है। और देखो याद कराना इतना आसान नहीं है इन चीजों को, आपको खुद ही बार बार पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको एक ही बार पढ़ा सकती हूँ। पिपली बताए थे फल यूज करते हैं, विडंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, खुद का फल यूज करेंगे, अपमार्ग फल, शिग्रू मूल गार्डर मस्तिष्क जो होता है फल यूज करते हैं, सिद्धार्थक सरसों का फल यूज करते हैं, शीरीष और मिर्ची का फल यूज करते हैं, खाने में मिर्ची का फल यूज करते हैं ना, तो शिरोविरेचन में वही करते हैं, है ना। तो इन सभी का फल यूज करेंगे। उसके बाद करवीर से लेके करंज तक, अर्क तक, करवीर से लेके करवीर, बिंदी, गिरी कर्णिका, किरही, बच्चा, ज्योतिषमती, अर्क, करंज और अर्क, यहाँ तक का जो है मूल यूज करते हैं। तो करवीर का मूल है ना, ज्योतिषमती का मूल, कुछ कुछ चीजें बस याद करना ना, कुछ कुछ चीजें बस याद कर लेना। किरही हो गया, जैसे ज्योतिषमती का मूल यूज करेंगे हम, अर्क का यहाँ पर मूल यूज कर लिए हैं। ठीक है। फिर आ जाइए शृंगवीर तक, अर्क अलर्क तक हो गया था, फिर लहसुन से लेके श्रृंगवीर तक। देखो लहसुन का क्या होता है, कंद होता है ना, लहसुन का कंद। अतिविषा की मूल नहीं यूज करें यहाँ पे, अतिविषा का कंद यूज किए हैं, है ना। तो लहसुन, अतिविषा, श्रृंगवीर, अदरक का तो कंद ही होता है, तो कंद यूज करेंगे। ठीक है। फिर तालीस से लेके अर्जक तक, तालीस से लेके अर्जक तक, मतलब तालीस है, सुरसा है, सुरसा क्या है, तुलसी के भेद होते हैं, तुलसी के पत्ते यूज करेंगे, तालीस का पत्ता यूज करेंगे। समझ के पढ़ोगे ना तो याद करने में तकलीफ नहीं होगी, और सारी ड्रग याद करने का मैं बोल ही नहीं रही हूँ, कुछ सिलेक्टेड चीजें याद करनी है आपको। तालीस पत्र नाम से आता है। हाँ, अर्क अलर्क का कंद है। तालीस के पूर्व, एक मिनट, द्रव्य कंद, तालीस से अर्जक तक के द्रव्य, तालीस से अर्जक तक के द्रव्यों का पत्र यूज करना है। नहीं, एक मिनट है ना, मैं देख लेती हूँ। करवीर से पहले कहे हुए द्रव्यों के फल लेना है, करवीर से अर्क तक की जड़ें, तालीस के। अब यहाँ पे अलर्क का कहीं यूज ही नहीं किया, तो अलर्क का ही मूल यूज करना है ना, अलर्क का ही मूल यूज करेंगे, है ना, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तालीस के पहले तक का इनका हम कंद यूज करते हैं। तालीस सुरसा, सुरसा मतलब क्या होता है, तुलसी के भेद होते हैं, पत्ते यूज करेंगे। ठीक है। फिर इंगुदी, मेषरंगी, इंगुदी मेषरंगी की छाल यूज करते हैं, इन दोनों का, इंगुदी और मेषरंगी की छाल। फिर मातुलुंग जाति तक आ जाइए, पीलू जाति, मातुलुंग, सुरंगी, पीलू जाति, यहाँ तक के हम पुष्प यूज करते हैं, है ना। मातुलुंग के फूल बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं, सुरंगी, पीले पीले फूल, जाति, यहाँ तक पुष्प यूज करेंगे। शाल, ताल, मधु, शाल, काल शाल पढ़ते हैं ना हम, निर्यास होता है। ठीक है। मधु, महुआ, इसके काम आता है। मधु यहाँ पे क्या है, मोलैठी, मोलैठी के लिए बोलते हैं मधु वैसे, देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, यहाँ तक का सार यूज करते हैं, सार मतलब निर्यास यूज करते हैं। ठीक है। फिर लाक्षा, हिंगू का निर्यास, सॉरी सार भाग है उसके लिए, इसके लिए सार भाग है, शाल, ताल और मधु का सार भाग। लाक्षा हिंगू क्या होता है, एक प्रकार का निर्यास होता है, लाक्षा का निर्यास, हिंगू का निर्यास, यहाँ तक का यूज करें। ठीक है। बस इतना भी, है ना, ये चीज आपको खुद ही समझकर याद करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं होती, मैं समझा कर थोड़ा बहुत याद करा सकती हूँ। अब आते हैं वात पित्त कफ के संशमन द्रव्य। तो हमने संशोधनी द्रव्य पढ़ लिए, अब संशमन द्रव्य पढ़ लेते हैं। तो वात शामक कौन कौन से द्रव्य है, भद्र, कुष्ठ, हरिद्रा, हमको कुछ नहीं याद करना, केवल हमको क्या याद करना है, गण याद करना है, और पंचमूल का नाम याद करना है। विदारी गंधादि गण, विदारी गंधादि गण की जो औषधियां होती हैं वात शामक होती हैं, है ना। जब द्रव्य शुरू होगा तभी स्टार्ट करेंगे, है ना उसको, नहीं उसकी बुक्स पे नहीं पढ़ाएंगे, नोट्स रहते हैं, है ना, उसी से पढ़ेंगे। तो विदारी गंधादि गण आदि के और लघु और बृहद पंचमूल, स्पेशली लघु और बृहद पंचमूल जो होता है वात शामक, हमने वहां पे वात कफ शामक पढ़ा था, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो लघु बृहद पंचमूल वात शामक होता है, विदारी गंधादि गण वात शामक होता है। पित्त शामक में क्या चीजें पढ़ी थी हमने, पित्त शामक में देखिए काकुल्यादि गण जो होता है, सारीवादी, अंजनादि, उत्पलादि, सारे शीतल वाले या ब्रोदादि, और स्पेशली पंचमूल में कौन सा देखा जाए, तृण पंचमूल वात शामक होता है, सॉरी पित्त शामक होता है। फिर कफ शामक में क्या पढ़े थे, कफ शामक में बल्ली और कंटक, स्पेशली कौन से बल्ली कंटक पंचमूल है, बाकी पिपल्य आदि, बृहद आदि जो उष्णवीर्य द्रव्य है, मुष्क आदि हो गया, है ना, वच आदि, सुरस आदि, आरग बदादि आदि गण जो होते कफ को शमन करने वाले होते हैं। हाँ, अगर लघु और बृहद मिल जाए 10 मूल, वो तीनों दोषों को शमन करेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे औषधियों का क्या बोलते हैं प्रमाण दिया हुआ है, क्वांटिटी दी है, उस सब प्रकार की औषधियों को किस आधार पर प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि सुश्रुत जी ने जो औषधि का प्रमाण बताया है, क्वांटिटी बताई है, वो किस आधार पर बताई है। तो रोग, जठराग्नि और रोगी, इनके बल का विचार करके इन औषधियों का हमको योग बनाना चाहिए। रोग का बल देखना है, रोग रोगी तो याद हो जाएगा, एक रोग है, दूसरा रोगी है, तीसरा जठराग्नि है ना। इन तीनों पर विचार करके ही हमको मात्रा का निर्णय करना चाहिए। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे उनका प्रमाण बता दिया है। क्या बता दिया है? औषधि की मात्रा। व्याध्यादिषु मध्येषु क्वाथ अंजलिर्षिते विडाल पदकम चूर्णम एकल्कम अक्षम संमितम। मतलब इन्होंने व्याधि मतलब क्या हो गया? रोग, और रोगी और अग्नि के मध्यम होने पर व्याध्यादिषु मध्येषु क्वाथ अंजलिर्षिते विडाल पदकम चूर्णम एकल्कम अक्षम संमितम। मतलब इन्होंने व्याधि मतलब क्या हो गया? रोग, और रोगी और अग्नि के मध्यम होने पर, जो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? व्याधि अग्नि रोगी के मध्यम होने पर, व्याधि मध्यम है, रोगी मध्यम है, अग्नि मध्यम है, तो हमको किस क्वांटिटी में औषधि लेना चाहिए? तो उन्होंने बोला क्वाथ का प्रमाण 1 अंजलि, कितना इतना, 1 अंजलि मतलब क्या होता है? 4 पल होता है। और चूर्ण का प्रमाण क्या हो? विडाल पदक में। चूर्ण का प्रमाण हमको 1 विडाल पदक लेना चाहिए। 1 विडाल पदक मतलब ये होता है एक अक्ष, इसी को हम एक कर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और कल्क की मात्रा कितना होना चाहिए? 1 अक्ष में। संस्कृत से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, विडाल पदक, चूर्ण, कल्क, अक्ष में, अक्ष ये दोनों की मात्रा एक जैसी है। चूर्ण भी 1 अक्ष है या 1 कर्ष है, कल्क की उतना ही है, लेकिन संस्कृत में ऐसे ही पूछा गया है, ठीक है। तो विडाल पदक चूर्ण है, कल्क अक्ष है, और क्वाथ जो है 1 अंजलि प्रमाण में दिया जाता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, 40 नंबर का चैप्टर है द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विज्ञानी अध्याय। श्लोक नंबर 3 का सबसे लास्ट वाला देखेंगे। रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है? द्रव्य लक्षणंतु क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति। जो द्रव्य होता है उसका लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? ये रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि चरक का क्या श्लोक है? कि त्रासिता कर्मगुणाः कारणम समवायी यत् द्रव्यम, ऐसा है। सुश्रुत का ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा सा नागार्जुन का मिलता जुलता है, तो उसको आप कहां से याद करेंगे? पराग विज्ञान में से याद करेंगे। तो द्रव्य का लक्षण है कि क्रिया, द्रव्य लक्षण क्रिया गुणवत् समवायी, क्रिया और गुण का जो समवायी कारण होता है वही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का लक्षण जिसमें क्रिया तथा गुण दोनों रहते हैं तथा जो समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। पहला तो रेफरेंस। दूसरा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्य के अंदर क्या रहता है? क्रिया और गुण जो है समवायी होकर रहते हैं, एक दूसरे से वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तस्मात् रसा प्रधानम रसेषु गुण संज्ञा, इतना ही बस याद करो, बाकी संभाषा हमको याद नहीं करनी है। रस कैसा होता है? प्रधान होता है। तस्मात् रसेषु रसः प्रधानम, रस कैसा होता है? प्रधान। और रस की जो संज्ञा है गुण संज्ञा है, रस को ही हम क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें बस याद करना है, बाकी आपको बाकी चीजें नहीं याद करना है। अब आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुछ कथन है, फिर भी सभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार के वीर्य माने हैं, बाकी आचार्य 2 प्रकार के माने हैं, है ना। इन्होंने 8 माने हैं, बाकियों ने भी 8 माने हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो हम केवल वीर्य को यही मान्यता देते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक उष्ण वीर्य और एक शीत वीर्य। तो वीर्य 2 प्रकार का भी होता है, क्योंकि हमारा जो जगत है वो 2 प्रकार का होता है, आग्नेय और सौम्य। कुछ लोग वीर्य को 8 प्रकार का भी मानते हैं। कैसे मानते हैं? शीतोष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, पिच्छल, मृदु, तीक्ष्ण। तो वीर्य या अष्टविध वीर्य अपने अपने गुणोत्तर से रस को पराजित करते हैं। तो देखिए, आचार्य चरक का भी 2 प्रकार का है, सुश्रुत का भी 2 प्रकार का, चरक का भी 8 प्रकार का, सुश्रुत का भी 8 प्रकार का। तो अंतर क्या होता है? चरक जी ने भी यही बोला है, 8 प्रकार में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, तीक्ष्ण। यहाँ पे उन्होंने लघु और गुरु बोल दिया। चरक का यहाँ पे लघु और गुरु है, सुश्रुत ने विशद, पिच्छल ऐड कर दिया, क्योंकि सुश्रुत ने लघु गुरु को क्या बता दिया? सुश्रुत ने लघु गुरु को विपाक बता दिया। बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोला आपसे अभी? सुश्रुत जी ने लघु गुरु को विपाक बता दिया, वीर्य में से उसको हटा दिया, जबकि चरक जी ने लघु विपाक गुरु विपाक नहीं बताया, उन्होंने उसको वीर्य में इंक्लूड किया है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर हो रहा है भाई? द्रव्यगुण पढ़ोगे ना, फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे, तो जो मैं यहाँ पे चरक संहिता में जो मैंने द्रव्यगुण का कुछ पोर्शन पढ़ाया है ना, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि आपको वहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट मिलेंगे याद करने के, है ना। ठीक है, आ जाइए 30 नंबर के। ओके, रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या है, आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने, चरक और सुश्रुत की बात करूंगी, मुझे अष्टांग हृदय का याद नहीं है, वो बात सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। चरक और सुश्रुत ने दोनों ने 2 प्रकार के वीर्य माने हैं, 8 प्रकार के माने हैं। 2 प्रकार में कौन कौन से वीर्य हो जाते हैं? एक शीत वीर्य हो जाता है, एक उष्ण वीर्य हो जाता है। 8 प्रकार में डैश जो भी है सब कुछ हो जाता है। तो सुश्रुत के जो अष्टविध वीर्य में विशद और पिच्छल इंक्लूडेड है, और बाकी क्या भी देख लो कौन कौन से हैं। चरक ने अष्टविध वीर्य में विशद पिच्छल को नहीं माना है, उन्होंने लघु और गुरु को माना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं विपाक की बात करते हैं। विपाक जो होता है, चरक संप्रदाय ने मतलब आत्रेय संप्रदाय ने 3 माने हैं, धर्मंती संप्रदाय सुश्रुत ने 2 माने हैं। क्या माने हैं? एक लघु विपाक, एक होता है गुरु विपाक, ठीक है। इनमें चरक ने कौन कौन से माने हैं? मधुर, अम्ल और कटु विपाक माना है। अब समझ आ गया? तो मैंने यही बोला कि उन्होंने यहाँ पे लघु गुरु को हटा दिया सुश्रुत ने, अष्टविध वीर्य में से उसको तो उन्होंने विपाक बना दिया। अब क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? 30 नंबर के श्लोक पर हमको पढ़ना था कि मधुर और कटु ऐसे 2 ही प्रकार के विपाक हैं। अगर हम मधुर कटु को, वैसे तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार अब प्रीवियस ईयर में आपके उठा देखो कई बार पूछा है लघु विपाक गुरु विपाक, अगर हम इसको रस में कोरिलेट करें तो लघु की जगह हम कटु विपाक बोल सकते हैं, क्योंकि कटु विपाक जो है वो लघु होता है और गुरु विपाक जो है मधुर होता है। मधुर रस का जो विपाक है गुरु होता है। फिर हम इसको रस में कन्वर्ट करके देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा दिया, क्योंकि पेपर में सॉल्व करा रही थी, वहां पे आया तो 2 बार लघु कटु है, गुरु कैसा है? मधुर है। फिर इनका क्या एक्स्ट्रा हो जा रहा है? अम्ल की अकेला तो एक्स्ट्रा है ना, मधुर कटु तो हो गया वैसे भी, ठीक है। क्लियर ना? 40 नंबर के श्लोक पर द्रव्येषु पञ्चमानेषु अम्बु पृथ्वी गुणा निर्वर्तन्ते अधि पाको मधु उच्यते। हिंदी से पढ़ो, संस्कृत से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा है कि जिनका पृथ्वी और जल गुणों की बहुलता है, ऐसे द्रव्य जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है, उनका विपाक कैसा होगा? सभी लोग जानते हैं पृथ्वी जल जिसमें है उसका विपाक मधुर होगा। बाकी के तीनों महाभूत जिसके अंदर है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये स्वभाव से हल्के होते हैं महाभूत, तेज, वायु, आकाश, तो इनका विपाक होता है कटु। बात समझ में आ रही है? केवल 2 महाभूतों से प्रधान द्रव्य का जो विपाक है मधुर, पृथ्वी, जल, बाकी तीनों महाभूत प्रधान द्रव्य में कटु विपाक होता है। इस श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पाको नास्ति विना वीर्यात् वीर्य नास्ति विना रसात् रसो नास्ति विना द्रव्यात् द्रव्यम श्रेष्ठम स्मृत्यते, श्रेष्ठम स्मृतम।
वीर्य के बिना विपाक नहीं, रस के बिना वीर्य नहीं, आधा द्रव्य के बिना रस उत्पत्ति नहीं, इसलिए द्रव्य को ही अधिक श्रेष्ठ माना है। अब यहाँ पर क्रम पूछा जाता है ना, क्या क्रम होता है? पाको नास्ति बिना वीर्या, तो पहले विपाक, फिर वीर्य, फिर रस और फिर द्रव्य। तो यहाँ पे कोड लिख लो प्रधानता का क्रम। तो सुश्रुत जी ने वीवी, छोटा वी आता है हमेशा, फिर बड़ा वी आता है, एक वीवी और एक आरडी, वीवी आरडी। तो वी से विपाक सबसे कम प्रधान है, फिर वीर्य उससे ज्यादा प्रधान है, फिर रस उससे ज्यादा प्रधान है, ठीक है, फिर उससे सबसे ज्यादा प्रधान जो है द्रव्य होता है। वीवी आरडी जो ट्रिक है सुश्रुत की है। चरक की क्या ट्रिक है? रवि विप्रत। चरक की ट्रिक है, रवि हम लिखते तो छोटा वाला भी लिखते, रवि में बड़ा नहीं लिखते। हमारी बुंदेलखंडी में तो बड़ा वाला ही बनाते हैं, मतलब बोलते हैं रवि होता है, रवि नहीं होता है ना। तो रवि विप्र, बड़ा वाला बाद में आएगा। तो रा से रस सबसे कम प्रधान, फिर विपाक उससे ज्यादा, फिर वीर उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा जो है प्रभाव। तो चरक जी ने प्रभाव को श्रेष्ठ बोला है, आचार्य सुश्रुत ने किसको श्रेष्ठ बोला है? द्रव्य को श्रेष्ठ बोला है। ये समझ आ गया? आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य को श्रेष्ठ बताया है। और प्रभाव के लिए टर्म लाए हैं सुश्रुत जी, क्या टर्म लाए हैं? अचिंत्य। क्या टर्म है? अमीमांसी और अचिंत्य। इसके लिए बोला है और अचिंत्य, दोनों का दोनों प्रभाव के लिए आता है। सर आपको जब शास्त्र पढ़ाएंगे वहां पर पारद के लिए भी चीजें पढ़ाएंगे, है ना। तो अमीमांस अचिंत्य जो है आचार्य सुश्रुत ने प्रभाव के लिए बोला है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं। द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय 41 नंबर का चैप्टर है, द्रव्य विशेष विज्ञानी। तो यहाँ पे हम शुरुआत के अगला चैप्टर शुरू करते हैं। द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय 41 नंबर का चैप्टर है, द्रव्य विशेष विज्ञानी। तो यहाँ पे हम शुरुआत की 4-5 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक टर्म बस याद रखना है। सारे को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है ना। हाँ ओके, अचिंत्य पारद को बोलते हैं। हाँ वहीं से लिख लीजिएगा ना, मुझे याद नहीं। द्रव्य की उत्पत्ति चैप्टर नंबर 41, द्रव्य विशेष विज्ञानी। अचिंत्य वीर्य वायु, हाँ ये याद मुझे, अचिंत्य वीर्य वायु है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में 5 तत्वों के मिलने से द्रव्य बनता है। बिल्कुल सही भी। पृथ्वी रक्त तेज वायु आकाश समुदाय द्रव्य अभिनिर्वच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंच महाभूतों के मिलने से क्या बनता है? द्रव्य बनता है, ठीक है। इस समुदाय में जिस भूत के गुणों की उत्कृष्टता रहती है वह द्रव्य, उसी से वह द्रव्य पहचाना जाता है। जैसे पार्थिव है, यह जलीय है, तेजस है, वायव्य है, आकाशीय है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्थिव द्रव्य के गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसा होता है? पार्थिव स्थूल सांद्र मंद स्थिर गुण आदि उसमें पाए जाते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले बोला मैंने, कुछ नहीं याद करना, कठिन है ना। ईशत कषाय बस याद रखें। पृथ्वी में ईशत कषाय मधुर, कायसो मधुरम इति। जो पृथ्वी महाभूत प्रधान जो जल है वो कैसे होते हैं? मधुर होते हैं। इतना बस याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जलीय द्रव्य। पढ़ के समझ में आ रहा है? शीत समित हो, जो स्निग्ध हो, मंद हो, हैवी हो, सांद्र हो, पिच्छल हो, है ना। ईशत कषाय यहाँ पर भी है, ईशत कषाय मधुर रस कायम आप्यम। और यहाँ पर भी जो है अधिक कौन सा है? मधुर रस है। इसलिए तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी और जल महाभूत जिसमें प्रधान होते हैं उसका विपाक मधुर होता है, पढ़ा था, क्योंकि इन दोनों में मधुर रस ज्यादातर पाया जाता है। अब तेजस द्रव्य क्या होगा? अग्नि वाले में क्या रस होगा? उष्ण है, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रूप, शिखर, लघु, विशद होगा, है ना। रूप गुण बहुल होगा, ईशत अम्ल रहेगा। वो दोनों कैसे थे? ईशत कषाय थे, है ना, थोड़े थोड़े कषाय थे। और ये क्या रहता है? ईशत अम्ल लवण कटु, ये तीनों रस के लिए आया है। वहां पे ईशत कषाय अम्ल लवण था, सभी के लिए था ईशत कषाय अम्ल लवण। यहाँ पर भी क्या था? ईशत कषाय बस था। चरक जी का क्या बता दूं मैं? चरक का क्या बताना है? अभी यहाँ चरक के बारे में हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, है ना। तो ईशत अम्ल लवण कटु रस काया होता है, विशेष ऊर्ध्व गति, और इसकी जो गति होती है विशेष रूप से ऊपर की ओर होती, पढ़े थे अभी हमने। अच्छा रवि, ओके, रवि विप्रत था, रवि विप्रत था। मैं भूल जाती हूँ यार बड़े जल्दी, लग रहा है जल्दी बन जाओगे कुछ दिन में। रवि विप्रत, रस विपाक वीर्य प्रभाव, ठीक है। हाँ बहुत जल्दी भूल गई मैं, मुझे लगा मैंने कुछ बताया ही नहीं चरक का, ठीक है भाई माफी चाहती हूँ। वायवी द्रव्य में क्या होगा? विशेष रूप से कषाय होते हैं वायवी द्रव्य, स्पर्श बहुल है, खर है, सूक्ष्म है, शिशिर है, लघु होता है। मुझे ये याद नहीं था कि मैंने कुछ पढ़ाया अभी चरक का, है ना। बाकी चीजें याद रहती हैं, ऐसा नहीं समझना, ठीक है। तो विविक्त अकेला यहाँ पे याद रखेंगे, अव्यक्त रस याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विविक्त कौन सा महाभूत है जो विविक्त होता है और अव्यक्त होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन अकेला पूछा जाता है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया इस चैप्टर में। विविक्त मतलब अव्यय रहित, और अव्यक्त रस वाला कौन सा महाभूत होता है? आकाश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनता है, रेफरेंस के लिए पूछा जाता है। रेफरेंस के लिए अनिल निर्दर्शे नाना औषधभूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्ति। अब मुझे जरा बताओ, भूलने का टेस्ट कर रही हूँ मैं, भूलने का टेस्ट। ये कहाँ पढ़े थे चरक में? जरा बताओ, कोई बताएगा? चरक का बस पूछ रही, पढ़ के आ चुके हो आप। इस संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषध ना हो, पढ़े थे। अब कौन भूला? कौन भूला? मैडम भूली कि बच्चे भूले? कौन भूला? नहीं तो इधर तो नहीं पढ़े। अब तुक्का ना लगाओ, भूल गए ना? आपको नहीं भूलना है। वेरी गुड तनु, प्रियंका, प्रियंका ओके। सूत्र स्थान का तो अभी बता दो, 26वें चैप्टर का है, 26 में पढ़ा था, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे क्या था? यहाँ पर क्या है? निर्दर्शनीन है, वहां पे उपदेशेन, यहाँ पे निर्दर्शनीन। और बागभट्ट का इत्थम करके आता है श्लोक, इत्थम बागभट्ट का रहता है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तानी यदा कुर्वन्ती सा काला, ये डेल्टेस पूछा जाता है। श्लोक का नंबर नहीं पूछना है, बस बता दो, 26 का पर्याप्त है। यदा कुर्वन्ती सा काला, यदा यदा ही धर्मस्य, किस पर बेस्ड था? काल पर बेस्ड था। एक बहुत साल पहले, एक काल पहले महाभारत हुई थी, जिसमें कौन सा श्लोक उच्चारण किया जाता था? यदा यदा ही धर्मस्य। तो यदा कुर्वन्ती काला, काल में यदा है, यत कुर्वन्ती तद अधिकरणम, यहाँ पर यत आया हुआ है, चरक संहिता में यत आया है, फिल करने को आता है। डेल डैश कुर्वन्ती तद अधिकरणम, यहाँ यत किसके लिए आया है? तो चरक संहिता में यत आया है, यहाँ पे यत ही आया है, ठीक है। यथा कुर्वन्ती सा उपाय, तो ऐसा होती यथा उपाय, कैसा उपाय? हाँ ये भी सूत्र स्थान की यथा उपाय, है ना। तो यथा उपाय, यत निष्पादयन्ति तत्फलम, तो यहाँ पर भी यत है, यत निष्पादयन्ति दिया। निष्पादन मतलब क्या होता है? किसी भी फल के लिए या भगवान से हमने कोई प्रार्थना की, उसके लिए हमको कोई चीज निष्पादन करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है। तो यत निष्पादयन्ति तत्फलम, तो यहाँ तो हो गया यदा यदा वाला काल में, यत वाला अधिकरण में, चरक में यत्र बोला है, यथा फल बोल दिया, ठीक है। और यत क्या है? फल है। निष्पादयन्ति समझ में आ जाएगा,
इनका मीनिंग क्या होता है बिल्कुल ना समझे इस श्लोक से ही आपको अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सिद्धांत। क्या सिद्धांत देखते हैं? विरेचन द्रव्य विरेचन क्यों कराते हैं? चरक का मत अलग है, सुश्रुत जी का मत अलग है। चरक जी ने बोला है कि वामक द्रव्य विरेचक द्रव्य दोनों प्रभाव से काम करते हैं। वो ऐसे काम नहीं करते कि वामक द्रव्य में वायु अग्नि आकाश महाभूत है, वायु अग्नि महाभूत है, तो उस कारण से गमन कराते हैं ना, इन्होंने लेकिन ये बोला है। चरक जी ने, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है, पहले इसको पढ़ा दूं। विरेचन द्रव्य पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठा, विरेचन द्रव्य में पृथ्वी और जल प्रधान होता है। इनका स्वभाव क्या होता है? पृथ्वी जल का अधो मार्ग से प्रवर्तन कराना, क्योंकि हैवी होते हैं, है ना। तो पृथ्वी आप जो है गुरु होते हैं, गुरु होने के कारण अधो मार्ग से मल को निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तस्माद विरेचन अधो गुण भूयिष्ठम अनुमानात्। अब वमन द्रव्य जो होते हैं उसमें अग्नि वायु महाभूत प्रधान होते हैं। अग्नि वायु जो होता है लघु होता है, लघु होने के कारण ये ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं। तस्माद वमनम ऊर्ध्व गुण भूयिष्ठम, उभय गुण भूयिष्ठम उभय तो भावम। अगर इनमें दोनों गुण होंगे तो ये दोनों मार्गों से दोषों को बाहर निकालेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं चरक संहिता पे। चरक संहिता आप खुलकर देखोगे तो वहां पर ये चीज लिखा है कि पृथ्वी अंबु प्रधान होते हैं। साथ में चक्रपाणी की टीका जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, इतना चरक में नहीं आता। वहां पे पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि हमने पृथ्वी अंबु पढ़ा, उस कारण से ये विरेचन करा रहा है, उस कारण से ये नीचे वाला वमन करा रहा है ना। चरक में ऐसा लिखा कि ये तो प्रधान होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य रीजन है ना वो प्रभाव है। तो आचार्य चरक के अनुसार वामक द्रव्य हो चाहे विरेचक द्रव्य हो, ये दोनों के दोनों प्रभाव से काम करते हैं। सुश्रुत के अनुसार अभी नहीं पढ़ा रही, जब मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगी सुश्रुत का तब आपको बताऊंगी। ठीक है, हाँ है ना, अभी नहीं, उसको पेंडिंग में रखना, अभी लिख लो फिर भी। सुश्रुत ने जो बोला है विरेचन द्रव्य गुणों के आधार पर काम करते हैं, लेकिन इन्होंने वमन का तो बोल दिया कि प्रभाव से काम करता है। ये यहाँ पे नहीं है, वो आंसर कहाँ से अटेम्प्ट होगा हम जब बाद में पढ़ेंगे तब चिकित्सा स्थान में। ठीक है, तो विरेचन गुण के आधार पर वमन प्रभाव के आधार पर, चक्रपाणी अंचरक ने क्या बोला है दोनों प्रभाव के आधार पर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब यहाँ पे एक चीज को हम याद करने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आकाश, जिसमें आकाश गुण की प्रधानता होती है, जैसे मेरे पास एक द्रव्य है, इस द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता है, तो ये क्या करने का काम करेगा? मेरे अंदर बीमारियों को संशमन करेगा, ठीक कर देगा। अब समझा दिया मैंने। ऐसे ही इसी द्रव्य में अनिल गुण भूयिष्ठा है, वायु की प्रधानता। अनिल मतलब क्या होता है भाई? अनिल मतलब होता है वायु, है ना। और अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब होता है वायु। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जिसमें अनिल वायु की प्रधानता है वो द्रव्य कैसे होते हैं? संग्राही होते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कोड बनाकर याद करा रही, मैंने समझा दिया है। तो किसी भी चीज का शमन करना हमको, मतलब शमन करना मतलब किसी को जलाना है, तो किसके नीचे जलाएंगे हम? घर के नीचे जलाएंगे तो आग न लग जाएगी घर में। कहाँ जलाएंगे हम? घर के बाहर जाके जलाएंगे। तो आकाश के नीचे उसका शमन कर देंगे, उस बात को वहीं पर दफना देंगे, आकाश के नीचे शमन कर देंगे। कोड बन गया, याद हो गया। क्योंकि अभी मैं शारण घर का लिखाने वाली हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते परिभाषा प्रकरण से, तो सुश्रुत की प्रायोरिटी नहीं चलेगी, यहाँ से शारण घर की चलेगी। इसलिए मैं आज क्या शारण घर का आपको याद कराऊंगी, उसको प्रायोरिटी पर रखना। ठीक है, दूसरा अनिल गुण भूयिष्ठ में संग्राही, तो किसी भी चीज को रुकाना। मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? वायु की वृद्धि होती है, मतलब वायु प्रकोपित हो जाती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन कराती है, मतलब संग्रहण करा देती है, मल निकालने नहीं देती। तो वायु जो होती है संग्राही का काम कराती है, क्योंकि वायु ही रिस्पॉन्सिबल होती है मल को निकालने के लिए। ठीक है, अब अनिल जो है वायु शोषण का काम भी कराती है, तो जिसमें वायु है वो शोषण को भी कराएगी, तो वायु संग्रहण का भी कराएगी। तो अनिल दोनों, हवा चलती है तो कपड़े कैसे सूखते हैं? हवा से सूखते हैं ना, तो हवा शोषण का काम करा रही है, हवा ही संग्रहण का काम करा रही है। क्या बोले? सुश्रुत तो पर्टिकुलर, हाँ बिल्कुल, सुश्रुत का पर्टिकुलर पूछेगा आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लगेगा। दीपन अग्नि, दीपन में अग्नि, उन्होंने बोला दीपन करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। दीपन के लिए अग्नि बिल्कुल जरूरत पड़ती है, भाई सही बोले हैं, लेकिन सारंग इसको बदल दिए। दिए में आग याद कर लो, दिए में आग कैसे याद कर लो? सुश्रुत सर्जरी कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, तो उन्होंने बोला दिए में आग जला के ले आओ, मुझे सर्जरी करना, ये कोड है। दिए में आग लगा के ले आओ तो मैं सर्जरी कर लूं, दीपन के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आते हैं लेखन में अनिल और अनल दोनों की जरूरत पड़ती है लेखन करने के लिए। अनिल मतलब क्या है? वायु। अनल मतलब क्या है? अग्नि। वायु अग्नि दोनों महाभूत होते हैं, तो हम ऐसा कोड बना सकते हैं अनिल और अनल। गांव में अनिल कोई अनल बना देते हैं, मात्रा ही हट जाती है ना। तो अनिल और अनल नाम के दो लड़के थे, वो लिखाई करने के लिए साथ में जाते थे, लिखाई मतलब लेखन करने के लिए साथ में जाते थे। ठीक है, गंगड़ में पृथ्वी महाभूत और अंबु महाभूत प्रधान होता है। पृथ्वी और जल, क्यों? पृथ्वी जो जल होता है मधुर रस प्रधान होता है, विभाग इनका, तो गंगड़ कराने वाला होता है। एवं औषध कर्माण अनुमान, अब याद हो गया एक बार फटाफट। संग्राहिक में क्या पढ़ा था? और शोषण में वायु पढ़ा था। संचमन कहाँ करा रहे थे? जाके आकाश के नीचे करा रहे थे, है ना। दीपन में क्या था? दिए में आग जला रहे थे, दीपन में अग्नि महाभूत हो गया था। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम? लेखन करने के लिए कौन जा रहा था? अनिल जा रहा था और अनल जा रहा था। ठीक है, संग्राहिक में क्या था? वायु था। इतना क्लियर हो गया सभी को? समझ आ गया ना? सारंग का पढ़ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आचार्य सारंग के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये जगह है हमारे पास, स्पेस है, यहाँ पर लिख लीजिए। तो शारंग ने लेखन ग्राही और मादक में, शारंग ने लेखन ग्राही और मादक में, कोड बताऊंगी अभी। इसमें बोला है अग्नि और वायु, अग्नि प्लस वायु। अब यहाँ पे कोरिलेशन बना के नहीं याद करना, आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि कोरिलेट करके याद करोगे सब क्या कचरा हो जाएगा। फिर बता दूं, संग्राही में आचार्य सुश्रुत ने केवल वायु बोला है, इन्होंने संग्राही मतलब ग्राही में अग्नि वायु दोनों बोला है, बता दिया, लेकिन अलग अलग याद कर लो। तो एक लिखी नाम का एक लड़का था, है ना, उसकी एक ग्रहणी थी, जिसको हम ग्रहणी मादा मच्छर बोलते हैं ना, ग्राही ग्रहणी या मादा फीमेल, मादा बोलते हैं ना फीमेल को। ठीक है, तो लिखी या लिखी, लिखी एक लड़का था, ऐसे नाम रहते थे गांव में, लिखी लिखी, है ना। लिखी की मादा, मादा मतलब उसकी हाउस वाइफ, उसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी मादा। उसको गुस्सा आ गया था तो वो अग्नि में जल गई थी, उसको गुस्सा आ गया था, है ना, अग्नि में वो पूरी जल गई थी, या फिर कुछ भी खाना वाना बना रही थी, अग्नि में जल गई, तो एकदम से हवा आई, अग्नि को उसने और तीव्र कर दिया, है ना। लिखी की मादा जो थे खाना बना रही थी, अग्नि में जल गई, तो अग्नि को हवा दे दी, किसने? लिखी ने खुद दे दी कि जा पूरी जल जा, है ना। मजाक करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो अग्नि को और हवा दे दी, पूरा याद हो गया। लिखी लेखन इतना एक्सप्लेन कर दिया, आपको सबको याद ही हो गया होगा। ग्राही मतलब ग्रहणी और मादा मतलब मादक, क्या रहता है? अग्नि और वायु रहता है, याद हो गया? याद हुआ? अब आते हैं व्यवाय और शोषण में। तो व्यवाय में और शोषण में दोनों में एक ही चीज है। क्या है व्यवाय और शोषण में? वायु और आकाश, वायु प्लस आकाश।
इन दोनों में वायु और आकाश है। तो व्यवाय और शोषण देखो दोनों में एक ही चीज है। व्यवाय में अति मैथुन से क्या हो जाता है, शुक्र का क्षय हो जाता है, धातु का क्षय हो जाता है, शोष हो जाता है, व्यक्ति को सोच डेवलप हो जाता है ना। तो व्यवाय से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो व्यवाय से वासे याद कर लो वायु, और एक और याद करना पड़ेगा आकाश। दोनों ही हल्के महाभूत हैं, है ना। कपड़ों को जब सुखाते हैं क्या करते हैं, आकाश के नीचे डालते हैं, हवा में सूखते हैं कपड़े। तो याद हो गया ना, सुखा रहे हैं, किसको सुखा रहे हैं, कपड़े को सुखा रहे हैं। कहाँ डाल दिए हम, आकाश में डाल दिए, वहां पे हवा भी चल रही है तो आराम से सूख रहा है। लिखी की माता अग्नि में चल रही थी, तो उसने हवा और दे दी, तो अग्नि और वायु वहां था, यहाँ पे वायु और आकाश है। ठीक है, याद हो गया। अब आ जाइए दीपन में वायु। सारंगधर जी ने दीपन में क्या बोला है, वायु बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है, दीपन में अग्नि बोला है। विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारंगधर के अकॉर्डिंग लगेगा। उन्होंने बोला कि दिया जो है बगैर वायु के नहीं जलता। आप वैक्यूम क्रिएट करके देखो, दिया को जला दो, एक ग्लास उसके ऊपर रख दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, क्या दिया जलेगा, नहीं जलेगा। सारंगधर जी प्रैक्टिकल बात करते हैं। दीपन में उन्होंने बोला वायु, पाचन में बोला उन्होंने पचाने के लिए चाहिए भैया अग्नि, दिया जलाने के लिए नहीं, पचाने के लिए अग्नि। पाचन में क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक है, अब 3 चीजें और पढ़ेंगे, लाला प्रशेक जनन और लाला प्रशेक शमन। देखो लाला प्रशेक जनन, इसमें कौन होता है, लाला प्रशेक जनन में जल और अग्नि। देखो जनन है, व्यवाय का नीचे दूसरा क्या है, शोषण है। व्यवाय के नीचे यहाँ पे शोषण लिखा हुआ है। लाला प्रशेक जनन में किसी चीज का जनन करना है, उत्पन्न करना है, तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना। जैसे खाना बनाना है हमको, अच्छा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया यार, अच्छा लग रहा है, हमको लगता है बोरिंग चैप्टर है। हमको अनाज उगाना है तो जल तो चाहिए ना, खाना पकाना है तो अग्नि तो चाहिए ना। तो लाला प्रशेक जनन में जल भी है और अग्नि है। अब शमन में क्या हो जाएगा, लाला प्रशेक शमन। शमन में क्या हो जाएगा, इसके बाद जो 2 महाभूत बचे थे, आकाश को छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा और पृथ्वी हो जाएगा। वायु पृथ्वी है ना, वायु और पृथ्वी। ठीक है, जल अग्नि वायु पृथ्वी। ठीक है, अब पुरीश जनन में पृथ्वी। पुरीश जनन में क्या महाभूत होता है, पुरीश जनन के लिए पृथ्वी। सारंगधर आपका चल रहा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा, अब आपको रिवाइज भी हो रहा होगा, सर ने जो पढ़ाया है, मैडम ने पढ़ा दिया, अब याद हो गया है ना। तो पास से पुरीश, पास से पृथ्वी याद कर ले, पास से पुरीश, पास से पृथ्वी। जनन में जल और अग्नि है, प्रशेक जनन में जल अग्नि है। शमन में वायु और पृथ्वी है, वायु पृथ्वी है ना। कुछ गलत लग रहा है क्या, क्योंकि मैंने तभी लिखा था, उसी टाइम पे देखकर ही लिखा था, है ना। कुछ करेक्शन हो तो भी बता देना ना, अपन कर लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। शमन में मैंने वायु पृथ्वी लिखा है, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। लाला मतलब ये सलाइवा। हाँ, तो एक बार देख के बता दो जल्दी, सारंग संहिता के नोट्स आपके पास हैं तो बता दो, है ना। फिर अपन करेक्ट कर लेंगे, मैं अपने नोट्स में भी कर लूंगी, है ना। तो अगली बार से अपन इसको सही लिख लेंगे, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से सही लिखा भी, अगर गलत हो तो उसको कर लेंगे, देख के बता दो, जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, अच्छे से याद कर लेना है ना। ये टॉपिक जो है कुछ सिलेक्टेड ही होते, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं आपको अलग से लिखकर याद करा देती हूँ, है ना। कौन से महाभूत वायु की वृद्धि करते हैं, ये वृद्धि कारक लिखते हैं, वृद्धि। सारंगधर के अनुसार, हाँ बिल्कुल, जो मैंने लिखा है वो सारंगधर के अनुसार लिखाया है। ठीक है, कौन से महाभूत वात पित्त कफ की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर पित्त का एक ही चीज है भाई, अग्नि। समान से समान की वृद्धि होगी तो अग्नि, अग्नि की वृद्धि होगी। इससे पृथ्वी और जल महाभूत जो होता है, इन दोनों में मधुर रस प्रधान रूप से रहते हैं, तो कफ की वृद्धि कराएगा। और वायु की वृद्धि कौन कराएगा, इनके अलावा जो बचे हैं, दो महाभूत, आकाश और वायु। समझ आ गया, पित्त में एक लिख लेना, ऊपर नीचे 2 लिखना है। पृथ्वी जल हमको याद ही रहता है, यहाँ पे अग्नि, ऊपर आकाश और वायु हो जाएगा। अब शमन कौन कराएगा, तो शमन में देख लो, वात का शमन है, इनके अलावा कौन से महाभूत हमारे पास बचे, 3, जल अग्नि और पृथ्वी। मतलब अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, वृद्धि का याद कर लिया, सामकता ऑटोमेटिक याद रहेगी। अब पित्त में बस ये डिफरेंस हो जाता है, इसमें अग्नि क्या कर रहा था, वृद्धि, लेकिन शमन में 4 महाभूत होने चाहिए थे, लेकिन 4 नहीं है, आकाश छोड़ दिया। क्या है यहाँ पे, पृथ्वी, जल और वायु है, क्योंकि वहां पर एक ही आया था तो आकाश होना चाहिए, पर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कफ के शमन में 2 महाभूत यहाँ वृद्धि में आए थे, बाकी के 3 यहाँ पर आ जाएंगे शमन में, आकाश, अग्नि और वायु। आकाश, अग्नि और वायु। ठीक है, चलो यहाँ पे जो लिखा था वो हमने देख लिया है। अब हिंदी से थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। जो द्रव्य में जो शीत है, उष्ण, स्निग्ध, मृदु, तीक्ष्ण, पिच्छल, अष्टवीर्य संज्ञक गुण है। अब ये ऊपर क्या है, उनमें तीक्ष्ण उष्ण गुण आग्नेय है, शीत पिच्छल जल गुण पृष्ठ है, स्नेह गुण पृथ्वी जल की अधिकता से, मृदु गुण जल आकाश की अधिकता से होता है, रुक्ष गुण वायु की अधिकता से है, विषद गुण पृथ्वी पवन तत्व की अधिकता से। तो ऐसा कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आ जाए, यहाँ से बनता है गुरु विपाक। क्या ये जो पेज में आया था ये क्वेश्चन, अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 41 चैप्टर का सबसे लास्ट रह गया था, अचानक से माइक बंद हो गया था। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि वात पित्त कफ की वृद्धि के लिए कौन से महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके क्षय के लिए कौन से महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब पढ़ लिया था। लास्ट का थोड़ा सा बचा था, हिंदी से पढ़ना था हमको। ठीक है, तो लिखा है कि गुरु विपाक वात का शमन करता है। थोड़ा सही से बैठ जाऊं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। गुरु विपाक क्या करता है, वात और पित्त का शमन करता है, क्योंकि गुरु विपाक क्या हैवी जो होता है, वात और पित्त लघु गुण वाला होता है, तो शमन करेगा। लघु विपाक कफ को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, अब इसमें हमने वीर्य पढ़ा था, अष्टविध वीर्य पढ़ा था आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो लास्ट में यहाँ से कल बच गया था हमारा। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस आचार्य ने वीर्य का ग्रहण या वीर्य का ज्ञान पंचेंद्रियों के द्वारा होना बताया है, पंचेंद्रिय द्वारा ग्राह बताया है। ठीक है, द्वारा ग्राह, तो मृदु और शीत और उष्ण स्पर्शेंद्रिय द्वारा ग्राह होते हैं। कोई भी चीज मृदु हो या शीत हो या उष्ण हो, जैसे हाथ हम कोई चीज पकड़ रहे हैं वो सॉफ्ट है, हाथ से पता चल जाएगी स्पर्शेंद्रिय से। कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, हाथ के द्वारा पता चल जाएगी। तो मृदु, शीत, उष्ण का स्पर्शेंद्रिय द्वारा ज्ञान किया जाता है। पिच्छल और विशद गुण का नेत्र तथा स्पर्श से ज्ञान किया जाता है। तो इसको मैं कोड के थ्रू याद करा देती हूँ, है ना।
तो देखो विष जो है किसी ने विष पिया था, किसने विष पिया? जिसके पास विष था। किसके पास विष था भाई? सुश्रुत के पास विष था, पूरा कल्प स्थान भरा पड़ा है विष से। तो विष किसने पिया? विष पिया। विष से हो जाएगा विषद, पिया से हो जाएगा पिच्छल। कैसे विष पिया उसने? उसने पहले नेत्रों से देखा कि हाँ भाई टेबल पर विष रखा है और स्पर्शेंद्रिय हाथ से पकड़ के उसको पी लिया। तो याद हो गया विष पिया। कैसे पिया? नेत्र से देखा वहां रखा है, उसको उठाकर उसने पी लिया। तो स्पर्शेंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है। फिर नेत्र के द्वारा इसने जो रुक्ष गुण का ज्ञान होता है। तो आप लोग जानते क्या है? जब अपन अभी हम सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहते हैं, वहां पे हमको रोग निदान की फाइल भरनी पड़ती है, बहुत सारे केस शीट रहती है। तो अपन क्या करते हैं, मतलब हमने तो क्या, आप लोगों ने भी किया होगा। पहले तो शुरू में बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब भरनी पड़ती है ना 100 200 फाइल भरनी पड़ती है, तो अपन क्या लिख देते हैं? नेत्र की परीक्षा में एक में स्निग्ध लिख देते हैं, दूसरे में रुक्ष लिख देते हैं, तीसरी फाइल में स्निग्ध लिख देंगे, चौथी में रुक्ष लिख देंगे। ऐसा करते हो? सभी लोग करते होंगे। तो नेत्र कैसे होते हैं? किसी के स्निग्ध रहते हैं, किसी के रुक्ष नेत्र रहते हैं। ठीक है। तीक्ष्ण गुण मुख में दुख का उत्पादन से जाना जाता है। तीक्ष्ण चीजों का ज्ञान कैसे होगा? अच्छा आपने भी किया, जैसे हमने मिर्ची खाया, मुंह में टच हुआ, तीक्ष्ण चीज का ज्ञान हो गया। तीक्ष्ण चीजों का ज्ञान हमेशा मुख से द्वारा करना चाहिए। इतना समझ में आ गया? बस इतना ही काफी है। इतना ही तो है। गुरुपाक मल और मूत्र के त्याग से तथा कफ के द्वारा क्लेश होने से जाना जाता है। जो गुरु विपाकी द्रव्य होते हैं, जिनका विपाक गुरु होता है, एक होते हैं लघु, एक होते हैं गुरु। गुरु वाला जो होता है हमेशा मूत्र मल को प्रवृत्त कराने वाला होता है, निकालने वाला, मल मूत्र को निकालने वाला और कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार लघु विपाक जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैसा? मल और मूत्र को रोकने वाला और वायु के कुपित कराने वाला। लघु वायु को कुपित कराएगा, गुरु कफ को कुपित कराएगा, मतलब कफ का उत्क्लेश करने वाला होता है। जिन भूतों में गुणों की समानता हो विशिष्ट रूप से रस द्वारा प्रयोग आदि कल्पना करनी चाहिए। अब नहीं करना यहाँ से। ठीक है। क्या दोबारा बता दूं? देखो विपाक जो होता है, गुरु विपाक होता है, लघु विपाक होता है। लघु विपाक जो होता है मल मूत्र का संग्रह करने वाला और गुरु विपाक जो होता है मल मूत्र को निकालने वाला होता है। ठीक है। ऐसे ही जस्ट अपोजिट याद करें, ये बात को प्रकोपित कराता है लघु विपाक, और गुरु विपाक जो होता है कफ को प्रकोपित कराने वाला होता है। हाँ बिल्कुल, बात क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन कराता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। रस विशेष आदि विज्ञानी अध्याय द्विचत्वारिंशतमो अध्याय 42 नंबर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने अभी एआईए पीजीटी सॉल्व किए होंगे। क्या बोलेंगे? 41 कंप्लीट हो गया है, 42 पढ़ रहे हैं ना। तो आपने क्या पढ़ा था? मैं भूल गई। क्या ये पीजीटी के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे आपने परस्पर अनुप्रवेश गुण का कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा। परस्पर अनुप्रवेश गुण क्या होता है? तो परस्पर अनुप्रवेश गुण मतलब होता है जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होती है। तो कैसे लिखोगे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। अब आकाश जो होता है इसमें कौन सा गुण होता है? शब्द होता है। वायु में स्पर्श होता है, इसमें रूप, इसमें रस। पृथ्वी में क्या होता है? गंध होता है। ये सभी जानते हैं, इतना सिंपल है। ठीक है। अब क्या है, जो आकाश का शब्द है वो इधर प्रवेश करता है, तो इसमें वायु में शब्द प्लस स्पर्श गुण आ जाता है। फिर अग्नि में स्पर्श और शब्द दोनों के दोनों प्रवेश करते हैं, तो अग्नि में रूप के साथ साथ स्पर्श भी जुड़ जाएगा और शब्द भी जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही जल की बात आती है तो खुद का गुण तो रस रहेगा, साथ में इसमें रूप जुड़ेगा, स्पर्श जुड़ेगा और शब्द जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही पृथ्वी की बात आती है, हाँ बिल्कुल है ना, फिर पृथ्वी की बात आती है तो चारों रस, रूप, स्पर्श, शब्द प्लस गंध, तो 4 प्लस यहाँ पे गंध आ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने खुद गलत किया था, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन ये पूछा था कि वायु का अनुप्रवेश गुण कौन सा है? तो बच्चे क्या लगा के आ गए थे? बच्चे क्या मैडम ही लगा के आ गई थी? स्पर्श होता है। हमने जानबूझकर गलत तो नहीं बोलेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। हमने सोचा कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, वायु का गुण क्या होता है? वायु का गुण नहीं, स्पर्श नहीं पूछा है, अनुप्रवेश पूछा है। अनुप्रवेश मतलब क्या होता है कि वायु के अंदर किसने प्रवेश किया था? शब्द ने प्रवेश किया था। तो आंसर लगेगा वायु का अनुप्रवेश गुण शब्द होता है। अग्नि का पूछेगा तो अग्नि का अनुप्रवेश गुण क्या हो जाएगा? स्पर्श हो जाएगा और शब्द हो जाएगा। वहां पे रूप नहीं बोलोगे, रूप तो उसका खुद आत्मगुण है। ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ये अनुप्रवेश गुण का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगले पर आते हैं। ये चीज मैंने आपको कई बार बता दी है, फिर से बताऊं क्या? बता ही देती हूँ, मन नहीं मानता है, क्या करें। चलो, महाभूतों में रस का संबंध। प्रीवियस ईयर में मुझे लगता है मैं तो हर बार जब ये आता है तो बताती हूँ, आपको रट गया होगा अभी तक। एक बार रट लेते हैं, शायद हिंदी में लिख लो। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक बार पृथ्वी प्लस जल हमने ऐसे लिखा, एक बार पृथ्वी और जल ऐसे लिखा। लिख दिया सभी ने? पृथ्वी जल ऐसा ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर 3 बार अग्नि लिखेंगे। अग्नि, अग्नि और अग्नि लिख दिए। अब यहाँ पे हम 3 बार वायु लिखेंगे। वायु, वायु और वायु। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे छोटा वाला आ आया था, छोटे वाले अनार के बाद बड़ा वाला आम आता है ना, तो आकाश लिख दिया और यहाँ पे हमने पृथ्वी लिख दिया। कितना इजी सा तो था, है ना? तो पृथ्वी जल, अग्नि, 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 वायु, 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 फिर आकाश और पृथ्वी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कोई भी चीज पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा महाभूत होता है? सारंग का थोड़ा चेंज किया है। किसको चेंज किया है सारंग ने, जरा बताएगा कोई मुझे? कटु तिक्त को किया है कि तिक्त और कषाय को किया है? मैं भूल गई, बता दो, है ना? मैं बाकी बच्चों को लिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? अम्ल में पृथ्वी अग्नि है। ओके, सारंग की मैं बात करें, कटु और तिक्त को चेंज किया है। किसको? सारंग ने कटु और तिक्त को क्या किया है? सारंग ने, सारंग जी ने क्या बता दिया है, देख लो। उन्होंने कटु में बता दिया कि वायु आकाश होता है और तिक्त में बता दिया कि वायु अग्नि होता है। ठीक है। और नागार्जुन ने किसमें किया है? अम्ल में। बिल्कुल, नागार्जुन ने अम्ल में क्या कर दिया है? अग्नि और पृथ्वी कर दिया है ना, ऐसे कुछ चेंज किया है। ऐसे कोई क्रम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, क्रम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि एक्सचेंज किसने किया हुआ है। ठीक है। लवण ने किया है क्या? मुझे कुछ कंफ्यूजन है भैया ना, एक मिनट में चेक करके बता देती हूँ। लवण का ही मुझे याद आ रहा था, लेकिन आप लोग बोले, एक मिनट। केवल अग्नि जल, जल अग्नि किया है ना?
नहीं, ये नहीं किया, ये आप गलत बोल रहे हैं, है ना? ऐसा क्रम बिल्कुल चेंज नहीं किया नागार्जुन ने, बस अग्नि जल या जल अग्नि आगे पीछे किया है, ऊपर नीचे का चेंज नहीं किया, वो करेक्ट कर लो, कहीं नोट्स में गलत लिखा होगा, है ना? वो करेक्शन है, ठीक है? मैं आपको एक पीडीएफ कभी भेजा होगा मैंने, लिखाया है हमेशा, है ना? तो उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं किया, बस आगे पीछे चेंज किया है, ऊपर नीचे का किया ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, लवण रस में अग्नि जल बोला है एंड ऋतिक आज का अर्जुन बनी थी। हाँ, लवण में अग्नि जल या जल अग्नि, यहाँ पे तो जल और अग्नि है, उन्होंने शायद अग्नि जल किया है ना, इसमें नहीं किया, मुझे भी ऐसे याद आ रहा है ना, नागार्जुन ने लवण में किया। मैंने जो लिखा है आपको चरक संहिता में, उसको देखकर बता देना है ना एक बार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और क्या है, मधुर अम्ल लवण रस में जो बात को हरते हैं, मधुर तिक्त कषाय पित्त को हरते हैं, कटु तिक्त कषाय श्लेष्मा को हरते हैं, आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तत्र वायु आत्मई वात्मा, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, किस आचार्य ने बताया और कहाँ बताया? तो तब वायु आत्मई वात्मा, वायु ही वायु से उत्पन्न होती है, पित्तम आग्नेयम, पित्त जो होता है अग्नि से उत्पन्न होता है, या फिर अग्नि और पित्त एक ही है, पित्त अग्नि से, और श्लेष्मा जो होता है कफ से, सौम्य से उत्पन्न होता है, श्लेष्मा या कफ सौम्य से अर्थात जल से उत्पन्न होता है, रेफरेंस पूछा जाता है, पित्तम आग्नेयम श्लेष्मा सौम्य इति। कुछ आचार्य कहते हैं कि हमारा जो जगत है उसमें रस दो प्रकार के होते हैं, एक सौम्य और एक आग्नेय होता है, ठीक है? सौम्य और आग्नेय नहीं, मैंने जो पीडीएफ आपको सेंड किया था पिक्चर, उसमें सभी ने आगे पीछे क्रम बनाया है, तो आगे पीछे का क्रम याद ही नहीं रखना, वो याद नहीं रहता, केवल एक्सचेंज वाला याद रखना। जैसे अपन ने यहाँ सुश्रुत का पढ़ा, ऐसा उन्होंने बताया, उसमें बहुत सारी चीजें अलग है, बागवत ने बहुत सारी चीजें आगे की पीछे करती, पीछे की आगे कर दी है, तो आगे पीछे वाला एग्जामिनर ऑप्शन में देख लेंगे कि जल अग्नि बताया कि अग्नि जल, केवल रेफरेंस रिपीट अभी एक मिनट, केवल आपको इतना याद रखना है कौन कौन सा महाभूत होता है, कभी एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा अग्नि जल है कि जल अग्नि है ना? इसलिए मैंने आपको पहले क्या भूलने को बोला था कि आपको वैसा याद नहीं रखना जो मैं पढ़ाती हूँ ना, पृथ्वी जल ऐसे करके, बस वही याद रखिएगा, ठीक है? तो रेफरेंस ये पूछा जाता है आग्नेय पित्तम, पित्तम आग्नेयम, इस प्रकार का कहाँ का है? तो दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं गौर से सुनिएगा, मैं हमेशा आपको जो याद कराती हूँ पहले वो याद कर लो, सुश्रुत का हमको थोड़ा सा उल्टा याद करना है अभी के लिए बस, है ना? तो देखिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय की बात करें, जो हमेशा मैं पढ़ाती हूँ, कैसा होता है? मधुर है, अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो हम पढ़ते हैं स्निग्ध, 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 फिर हम पढ़ते हैं रुक्ष, 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 तीन रस जो है स्निग्ध होते हैं, तीन रस जो है आखिरी के रुक्ष होते हैं, ठीक है? तीन रस जो है शुरुआत के मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, ये बात को बढ़ाते हैं, तो आपको याद रहेगा स्निग्ध रुक्ष। फिर हम बात करें, ऊपर वाला शीत रहता है, एसएच फॉर शीत, और यहाँ पर लास्ट वाले तीन शीत, दो शीत रहते हैं, मतलब मधुर तिक्त और कषाय शीतवीर होते हैं, बाकी बीच के ये सारे यू फॉर उष्ण होते हैं। फिर एलजी कंपनी की कोई चीज आती है, एलजी की आती है, तो हम जीएल याद करेंगे, उल्टा याद करेंगे, जीएल, जीएल, एलजी ऐसे याद करेंगे, गुरु लघु, गुरु लघु, फिर लघु गुरु। हमको पता है जीएल, जीएल बोलते बहुत टाइम हो गया था, हमको लगा जीएल नहीं होता भाई एलजी होता है, हमने लास्ट में एलजी कर दिया, ठीक है? इतना समझ आ गया? इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक ही ट्रिक बस आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है, ये लिखा है कि मधुर तिक्त कषाय जो होते हैं सौम्य होते हैं, बिल्कुल सही, ऊपर का मधुर नीचे के दो सौम्य है। फिर उसके बाद कटु अम्ल लवण जो है आग्नेय है, ठीक है? मधुर अम्ल लवण उन्होंने स्निग्ध बोला, बिल्कुल सही। कटु तिक्त कषाय उन्होंने रुक्ष बोला, बिल्कुल सही। अंदर क्या आ गया, इन्होंने मधुर अम्ल लवण तीनों को गुरु बोल दिया और लास्ट के तीनों को उन्होंने लघु बोल दिया। सुश्रुत जी ने क्या कर दिया है, ये चरक का लिखा है, सुश्रुत जी ने ये कर दिया कि शुरुआत के जो रस है मधुर अम्ल लवण तीनों को गुरु और इन तीनों को लघु बता दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि सुश्रुत जी का कषाय रस जो है वो लघु है, जबकि चरक जी का कषाय क्या है, गुरु है। अब अलग अलग मत याद करो, फिर आगे पीछे एक्सचेंज करके आप याद कर लेना, है ना? जीएल वाला मतलब गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, शॉर्ट में मैंने लिख दिया था। फिर क्या क्वेश्चन आता है, चरक जी का जो लवण रस है वो गुरु है, लेकिन सुश्रुत जी का भी गुरु है ना, ये बोल रही थी ना, अम्ल रस सुश्रुत चरक का लघु है, इनका गुरु है। तो ऐसे कंपैरिजन करके क्वेश्चन आता है, तो आपको अभी ऐसे इनका ये है तो इनका ये ऐसे नहीं याद करो, डायरेक्ट जो मैंने लिखा है बस ऐसे याद कर लो, ऊपर के तीन गुरु नीचे के तीन लघु, बाकी ये वाला ट्रिक मैं हमेशा प्रीवियस ईयर में आपको कई बार सॉल्व कराई हूं, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गया? आरती उनमें शीत रुक्ष विशद विष्टम गुणों से वाला वायु होता है, उनके समान योनि वाला, अब ये नहीं पढ़ना है हमको, आगे आ जाइए। यहाँ होता है विषदता है, विष्टम जो है वायु का ही गुण होता है ना? यहाँ पे हाँ श्लोक याद करना भी, शैत्य रौक्ष लाघव वैशद्य वेष्टम है ना, ये वायु के गुण, शीतलता होती है, रुक्षता है, लघुता है, विषदता है, विषम जो है वायु का ही गुण होता है ना? तो ये सारे गुण कहाँ पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। पित्त का गुण क्या है, जैसे हमने चरक का याद किया था, चरक के बस याद करो, उसमें से कोरिलेट करके आपको सुश्रुत याद करने हैं, है ना? तो उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्षता इसमें पाई जाती है, रुक्षता वायु में भी होती है, तो कॉमन गुण हो गया, ठीक है? लघुता इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, कॉमन गुण हो गया। विषदता यहाँ पर भी है, विषदता यहाँ पर भी है, तो वात पित्त में तीन गुण। रेफरेंस वाला श्लोक देख लो, 5th नंबर का श्लोक था रेफरेंस वाला, ठीक है? तो उष्ण, तीक्ष्ण, रौक्ष, लाघव, वैशद्य ये पित्त के होते हैं। इनकी समान योनि क्या है, कटु रस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पित्त के समान योनि वाला रस क्या है, कटु है। वात की समान योनि वाला रस क्या है, कषाय है। इसलिए अपन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वात प्रकोपक रस क्या होता है, कषाय, क्योंकि समान योनि वाला होता है, ठीक है? ऐसे ही पित्त की समान योनि वाला रस क्या होता है, कटु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया समान योनि वाला। और माधुर्य, स्नेह, गौरव, शक्ति, पैच्छल्य, गुण श्लेष्मा के होते हैं। इनकी समान योनि वाला जो रस है वो कौन सा होता है, मधुर होता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रसों के लक्षण बताए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है चरक संहिता से आपने पढ़ा है, उतना आपके लिए पर्याप्त है, इतना ज्यादा आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके अपन पढ़ेंगे, है ना? कुल मिला के आपका चरक संहिता का रिवीजन होने वाला है। तो मधुर रस के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मीठा रसगुल्ला। क्या करता है भैया मीठा रसगुल्ला, बताया जब मीठा रसगुल्ला जलेबी खाते हैं मतलब मधुर रस खा रहे हैं, हमारे शरीर में क्या करेगा, प्रहलादन करेगा, प्रीणन करेगा। हाँ बिल्कुल, चरक सूत्र 26 में पढ़ा था। क्या मीठा रसगुल्ला क्या करता है, हमारे गले पे उपलेप कर देता है। फिर क्या करता है, ये मुंह से श्राव ये नहीं निकालता, वो अम्ल निकालता है ना, मुख का लेप करेगा, है ना, श्लेष्मा को बढ़ाएगा। ये सारा मधुर मीठा रसगुल्ला करता है। षड्इंद्रिय प्रसादन करता है, 6 इंद्रियों को अच्छा लगता है रसगुल्ला। रसगुल्ला याद होगा ना, चरक संहिता में पढ़ाया था, खाया था। तो परितोषम उत्पादयति, परितोषम का मतलब होता है मन की तुष्टि करता है रसगुल्ला, सभी को अच्छा लगता है। प्रहलादन करता है, तर्पयति, जीवयति, मीठा रसगुल्ला डालने का रहता है, मुख पर लेप कर देता है, मुखालेपम जनयति, श्लेष्माणम अभिवर्धयति, पूरा याद हो रहा है, तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ना कब पड़ता है, जब अपन को याद नहीं रहता, है ना? जब सारी चीजें हमको समझ आ रहा है तो छोड़ने की जरत ही नहीं है, बिल्कुल। विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन आ रहा है तो चरक संहिता से अटेम्प्ट होगा। हाँ
फिर अम्ल रस के लिए पढ़ते हैं, सामने वाला इमली खा रहा है बैठ के, तो हमारे मुंह से पानी आने लगता है, आपके मुंह से भी आने लगता होगा, बिल्कुल दंत हर्ष होता है यहाँ पे, है ना? तो अगर बहुत ज्यादा हम इमली खा ले, नींबू खा ले, दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, हम कोई भी चीज नहीं खा पाते, दंत हर्ष होता है। और सामने कोई खा रहा है, खुद के मुंह में श्राप होगा, सामने वाले के मुंह में श्राप हो जाएगा। सभी को खाने में बड़ी श्रद्धा होती है, इमली हमको मिल जाए काश, तो श्रद्धा उत्पादयति, अम्ल रस होता है। लवण रस क्या होता है? भक्तम रुचिम उत्पादयति, कफ प्रसेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाने में रुचि यही उत्पन्न करता है, अम्ल भी करता है। लास्ट में कंक्लूड करूंगी, इमली अच्छी नहीं, अच्छा आपको नहीं लगती, बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं, है ना? लड़कियों को खासकर इमली अच्छी लगती है। तो खाने में रुचि कौन-कौन उत्पन्न करता है, अभी लास्ट में कंक्लूड करूंगी मैं। कफ प्रसेकम, पावक द्रव्य होते हैं, उसमें हम सेंधा लवण वाला लास्ट में पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? ताकि जो बचा हुआ कफ है उसका लेखन कर दे। क्या कर दे? बचा हुआ कफ को लेखन कर दे। तो कफ प्रसेक उत्पन्न करता है लवण, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं कटुरस। कटु मतलब क्या है? मिर्ची। पूरा बताए थे, रब ने बना दी जोड़ी मूवी, याद कर लो, याद हो तो किसी को, है ना? वहां पे पानी पूरी का कंपटीशन चलता था, इतनी ज्यादा मिर्चियां खा ली थी, जो पागल हो गए थे, इधर-उधर दौड़ने लगते थे, आंख से, नाक से, मुंह से पानी निकलने लग गया था, कान को छोड़ के, कान से नहीं निकला था, है ना? ऐसे ही हो रहा था ना, जैसे ही हमने टंग पर टच किया तो क्या हो जाता है? गोलगप्पा खाने पे टंग पे टच किया तो वहां पे जिभा के आगे अंदर ही नहीं जाता, वही रुक जाता, इतना तेज मिर्ची था, तो पूरा याद हो गया। क्या? गले चोषम उत्पादयति, गले में चोष उत्पन्न करता है, मिर्ची बहुत ज्यादा गले में जलन करती है, मुंह में, सॉरी उल्टा पहुंच रहा है, ये नीचे वाला है, जिह्वाग्र, जैसे ही हमने टंग पे टच किया वही रुक गया। उद्वेगम जनयति, कितना दौड़ते भागते थे दोनों हीरो और हीरोइन, कौन थी? हीरोइन कौन थी भाई? विराट कोहली की वाइफ अनुष्का, है ना? और शाहरुख खान वाली मूवी, दोनों कितना भाग रहे थे, उद्वेगम जनयति, सिरोग्रहीते, सिर भी धारण नहीं कर पाते, इधर-उधर हिल रहा था उनका, नासिका स्राव्यति, नाक से श्राव निकल रहा था। सरक जी ने बोला कि मुंह से, और कहां से भी निकलता है श्राव? आंखों से भी निकलता है ना? ठीक है, अब आते हैं तिक्त रस। तिक्त मतलब क्या होता है? नीम। हाँ, नीम, नीम की दातुन क्या करती है? मुंह में विषरता लाती है। निम्बस तिक्त के श्रेष्ठ पड़े हो, निम्बस तिक्त के श्रेष्ठ, नीम की दातुन तिक्त रस में श्रेष्ठ होती है, मुंह में विषरता लाती है, तो चोषम उत्पादयति, गले में बहुत खराब सा लगता है, खुद खाने में अरुचिकर होती है, लेकिन खाने में स्वाद उत्पन्न करती है, तिक्त रस के लिए आया हुआ है। जनयति भक्तम रुचिम क्या पादयति, है ना? खाने में रुचि उत्पन्न नहीं करती है, क्या करती है ये? खुद अरुचिकर होती है, हाँ सॉरी, खुद अरुचिकर होती है लेकिन खाने में रुचि उत्पन्न करती है ना? फिर क्या है? कषाय रस। कषाय रस सारी चीजों को रुकाने का काम करता है, वक्त्रम परिशोषयति, मुंह को सुखा देगा, जिह्वा को स्तंभित कर देगा, कंठ को स्तंभित कर देगा, हृदय को ही रुका देगा, सारी चीजों को रुकाने का काम कौन करता है? कषाय रस। वक्त्रम परिशोषयति, जिह्वा स्तंभयति, कंठम वर्णाति, हृदयम कर्षयति, पीडयति च। ठीक है, याद हो गया? ये याद थोड़ी ना किया हमने, केवल रिवीजन किया है, सारा चरक संहिता में पढ़े हो, भूल गए? गीता हुआ कल था मैडम, हम तो आज के कल में जीने वाले बच्चे हैं, हमको कैसे याद रही? यही सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो। नहीं याद है कि याद है? अब इसके बाद रस का डिटेल नहीं पढ़ना है भाई, हमने बहुत बार पढ़ा दिया, चरक के 26वें चैप्टर में इतना पढ़ा दिया कि हमको लगता है कि रसगुल्ला जलेबी खाते रहेंगे ना, तो अब नहीं पढ़ाना, पूरा वही लिखा रस रक्त मांस मेदो मज्जा शुक्र को वर्धन का काम करता है, शरीर का प्रसादन करता है, ये सारा चरक संहिता से पर्याप्त है, अब नहीं पढ़ना है ना? इसलिए सब बच्चों को याद है। लवण में आता है सर्वरस प्रत्यानीक, सर्वरस प्रत्यानीक लवण रस के लिए आया है, सभी रसों का राजा कहलाता है, सभी रसों पे क्या करता है? राज करने वाला होता है, सभी रसों को दबाकर अपना काम करता है। तिक्त रस में आ जाओ डायरेक्ट, ये नहीं पढ़ा रही हूं मैं, है ना? तिक्त रस में अगर इसका ज्यादा सेवन कर लिया हमने तो तिक्त रस क्या कर देगा? मन्या स्तंभ आक्षेपक अर्जित कर देता है, सिरष्ट सिरा शूल भ्रमतोद भेद छेद आदि कर देगा। ये इसलिए पढ़ाया हमने क्योंकि आपने कषाय रस में क्या पढ़ा था? चरक संहिता में पक्षबद ग्रह अपतानक अर्जित प्रवृत्ति नामचा, पक्षबद ग्रह अपतानक अर्जित, ये सारा कहां पर आया था? चरक संहिता में, कषाय में, लिख लो, चरक संहिता में कषाय में आया था। क्या क्या चीजें? पक्षबद ग्रह अपतानक अर्जित, ठीक है? चरक ने यहाँ बोला, सुश्रुत ने कुछ चीजें यहाँ बोल दी, क्या बोल दी? मन्यास्तंभ भी तिक्त रस के अधिक सेवन से होता है, मन्यास्तंभ आक्षेपक अर्जित, समझ आ रहा है ना? अर्जित इनका यहाँ पर था और चरक का अर्जित कहां पर था? कषाय में था। बाकी की चीजें यहाँ पर है इनका, मतलब मन्या स्तंभ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आचार्य सुश्रुत ने मन्या स्तंभ कहां बोला? तो इन्होंने तिक्त नहीं बोला और कषाय नहीं बोला। बाकी बाघ ग्रह यहाँ पर है, इनका भी वही था, चरक संहिता में कषाय, पक्षबद ग्रह अपतानक था, बस इतना ही याद करना। बाघ ग्रह मन्यास्तंभ गात्रस्पुरम यहाँ पे रहेगा, बाकी गात्र मन्यास्तंभ आक्षेपक अर्जित यहाँ पर रहेगा, ठीक है? बस दोनों चीजें इतना बस याद करना था हमको अकेला सुश्रुत संहिता से, बाकी की चीजें पूरा हमारा चरक से कवर हो रहा है, तो याद ही नहीं करना वहां से, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर कौन से वर्ग कौन से इसमें आते हैं, 2-3 अंडरलाइन करेंगे, बाकी मैं आपको हाँ बिल्कुल मन्यास्तंभ में दोनों बताया है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, द्रव्यगुण का जब सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगी तो आपको वहीं से बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना? इसलिए यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अपित्त है, जितने भी हमारे आम है ना, जितनी भी संधान कल्पनाएं हैं, सुरा सुरासुत सौवी रक्त सूदक हो गया, जितने भी बेर होते हैं, ये सारे किसमें आते हैं? ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? अम्ल वर्ग में आते हैं। सेंधव आदि जितने भी लवण है, सेंधव सोवर चरबीर नमक पाकेरो नमक समुद्री नमक, सारे लवण वर्ग में आएंगे। कटु वर्ग में क्या आएगा? तो मैंने आपको चरक विमान स्थान 8 पढ़ाया था, उसमें ये सारी चीजें कवर करा के आ चुकी हूँ, इसलिए दोबारा आपके दिमाग पर आपको प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको यहाँ से याद ही नहीं करनी, है ना? एक बार कर लिया वो हमारे लिए बहुत है, उतना ही याद करो, ठीक है? दोनों आचार्य का नहीं याद करो, पूरा जैसा है। कषाय वर्ग में क्या चीज आती है? देखो, आर्ग बदादी जो है, आर्ग बदादी गुड़ इत्यादि मंडूक करणी तिक्त वर्ग में आते हैं। नग्रोदादी प्रियंगवादी रोधरादी, जितने भी स्तंभ चीजें होती कहां पर आता है? शल्य की जामकुल सिंधुकादि, ये सारे कषाय वर्ग में आते हैं। क्या बोले? यवक्षार, हाँ बिल्कुल, सुवर्चिका सज्जीसार लवण वर्ग के अंतर्गत ही आता है, यवक्षार सज्जीसार सारा लवण वर्ग में। इन 6 रसों के संयोग से रसों के 63 भेद होते हैं, तो ये पूरा चरक में पढ़ा था, कितने रसों के संयोग से टोटल कितने भेद होते हैं? 63 भेद होते हैं। कैसा क्या होता है वो सब वहां पे पढ़ा था, एक बार लिखा देती हूँ। हमने पढ़ा था एक के संयोग के कितने होते हैं? एक रस से टोटल होते हैं 6, और 6 रस के जो होते हैं टोटल कितने? 1। याद है कुछ? 1 का 6, 6 का 1 याद है?
और 5 के जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एक रस के संयोग से 6 कल्पनाएँ बनती हैं, 6 रस के संयोग से केवल 1 कल्पनाएँ बनेगी, है ना? 5 के संयोग से 6 बनती हैं और सबसे ज़्यादा बनती हैं 3 के संयोग से कितनी? 20। 3 रसों के संयोग से टोटल कल्पनाएँ बनती हैं 20 बनती हैं। फिर 2 और 4, 2 और 4 जो है 2 दूनी 4 दोनों समान हैं, सम संख्याएँ हैं 2 दूनी 4 तो यहाँ पे 15, 15 याद करना था। 15 और 15 मैं भूल जाती बार-बार कर्नाटका और कहीं-कहीं के बच्चे मैं हिंदी में बोल देती हूँ, 15 उनको समझ नहीं आता, है ना? अब तो आने लग गया होगा ना कर्नाटका वाले बच्चे, समझ में आता है ना? 6, 1, 6, 20, 15 ये क्या होता है? स्पेशली फ़ोन आता था कि मैडम आप जो संख्या ना हमको हिंदी में ना बोला करो, हमको समझ नहीं आता। अभी आने लग गया होगा, टाइम हो गया आपको अब। उससे पहले क्लास जॉइन करने से पहले तो फिर आपने संख्या की हिंदी सीखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो भई, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज आपकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो कुल मिला के टोटल कल्पनाएँ कितनी है? 63। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? देख लेते हैं। जो रस है केवल तिक्त और कषाय रस का याद करना, बाकी चरक संहिता में हमने पढ़ा है, वो पूरा आपका रिवीजन हुआ था, ठीक है? और लास्ट में आपको ये कक्षा 6 का एक तो पहले भी याद कर लिया था। बाकी वो गुरु लघु वाला मैंने याद कराया था, अनुप्रवेश गुण याद कराया था। बाकी ज्यादा कुछ इसमें नया हमको देखने को नहीं मिला इस चैप्टर में, है ना? चरक से अलग थोड़ा सा ये और याद कर लो कि साल सारादिगण जो होता है, साल सारादि शिक्रु मधु शिक्रु जो है पल्यादिगण सुर सादिगण ये कटु वर्ग में आता है ना? कटु वर्ग में आता है। चलिए भई आगे बढ़ते हैं। वमन द्रव्य विकल्प अध्याय 44 नंबर का चैप्टर है। बड़ा छोटा सा चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है? त्रिचत्वारिंशतो अध्याय 43 है कि 4 है? अच्छा 43 है भाई, यहाँ से नहीं 44 की बात कर रही थी मैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ही बनेगा। वमन द्रव्य विकल्प अध्याय, वमन द्रव्याणाम फलादीनाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि। वामक द्रव्यों में कौन सा श्रेष्ठ होता है? वामक द्रव्यों में मदन फल श्रेष्ठ होता है, चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत हो, सभी ने वामक द्रव्यों मदन फल श्रेष्ठ बोला। ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है? तो अथ मदन पुष्पाणाम परिशुष्काणाम चूर्ण प्रकुंचम प्रत्येक पुष्पा, प्रकुंच को अंडरलाइन करना वहां पे, क्या लिखा है? प्रकुंच लिखा है, हिंदी पढ़ लेते हैं। तो द्रव्य मदन फल अत्यंत श्रेष्ठ है। धूप में सुखाए हुए मदन के पुष्पों का चूर्ण, धूप में सुखाए हुए मदन फल के पुष्पों का चूर्ण हमको कितना लेना चाहिए? 1 फल लेना चाहिए। अपामार्ग, आम के फूल नीम की छाल में से किसी एक क्वाथ के साथ मिलाकर शहद और सेंधा नमक यथोचित मात्रा में प्रक्षिप्त कर उक्त पुष्प चूर्ण मात्रा को पिलाकर वमन कराना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से केवल एक ही बनेगा कि मदन फल के पुष्पों का चूर्ण, मदन फल पिपली की बात नहीं कर रही हूं मैं, मदन फल के फूलों की बात कर रही हूँ। तो मदन फल के पुष्पों का चूर्ण 1 फल लेना चाहिए। पुष्प चूर्ण की मात्रा कितनी होना चाहिए? 1 फल होना चाहिए। उसमें हमको शहद सेंधा नमक आदि मिलाना, बाकी और द्रव्यों का क्वाथ भी डालना। वो द्रव्यों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब मदन फल के कच्चे फल का चूर्ण 1 फल प्रमाण में लेना है। कच्चे फल की बात करें वो भी हमको 1 प्रमाण में लेना है। पुष्पों के चूर्ण की बात करें वो भी हमको कितना लेना है? 1 फल मात्रा में लेना है। हाँ, पिपली की मदन फल पिपली की मात्रा जो होता है अंतर्नख मुष्टि होता है, बिल्कुल सही। मदन फल की पिपली की बात करें, उसके बीज की बात करें तो अंतर्नख मुष्टि होता है। चाहे पुष्प हो चाहे फल हो, सभी का 1 फल प्रमाण में ही लेना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे वही बताया है मदन फल को संग्रह करने की विधि क्या है। चरक संहिता में डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, यहाँ से आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ वही लिखा है कि मदन फल के बाद जो मदन के फल भली भांति पक गए हैं, हरे पीले ना हो, संपुट में रखकर 8 दिन रात रखना है। धान्य राशि में क्या रखना है? 8 दिन हमने मदन फल को तोड़ा, उनको हमने साफ किया, फिर 8 दिन तक 8 दिन रात तक हमको कहाँ रखना है? धान्य राशि में रखना है। फिर फल नरम होकर फूट जाए, उनके बीजों को निकालना है, धूप में सुखाना है। फिर क्या क्या करना है? चरक संहिता के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो ये संग्रह की विधि है, सुरक्षित संग्रह करने की विधि है। आज चरक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए, मदन फल के कितने प्रयोग हैं? मदन फल के जो टोटल योग हैं कितने बताए हुए हैं? 31 बताए हैं, 31। और आचार्य चरक ने कितना बताया है? कोई बताएगा मुझे? आचार्य चरक के अनुसार टोटल योग कितने होते हैं मदन फल के? चरक ने 133 बताए हैं, सुश्रुत ने 31 बताए हैं। कैसे याद करोगे? हमने 1 3 3 में से 3 को हटा दो, इसको उल्टा लिख दो, 31 याद हो जाए। याद तो हो गया, वेरी गुड, सभी को पता है। नेक्स्ट आता है जीमूतक। अब जीमूतक से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जीमूतक के सुश्रुत ने कुल कितने योग बताए हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने जीमूतक के 6 बताए हैं। चरक ने जीमूतक के कितने बताए हैं? हाँ बिल्कुल, 3 काम करता है और 1 होता है, बिल्कुल वेरी गुड, सूत्र 4 बनता है। 39 बिल्कुल सही। चरक जी ने कितने बताए हैं? 39 बताए हैं और इन्होंने 6 बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। हाँ जी, ये साथ-साथ से हमने याद किया था। अब जीवतक के बारे में क्या पूछा जा सकता है? तो ये वाला जो टॉपिक है केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना तो पूरा तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना? बाकी कल्प स्थान से सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहां से कवर हो जाता है। बोला है जीवतक क्या करता है, कहाँ देते हैं हम? कफ आरोचक काश श्वास पांडु रोग क्षय में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब स्पेशली वामक द्रव्य है, वामक द्रव्य है। हाँ टोटल 6 होते हैं। वामक द्रव्य है तो कफ वाले में प्रयोग करेंगे और कफ जन्य जितने भी विकार है जैसे आरोचक है, काश श्वास है, इन सभी में कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, तो इस कारण से इसमें प्रयोग किया जाता है जीवतक। फिर धमार्गव आते हैं। धमार्गव इसमें ऐसा कुछ योग के बारे में नहीं बताया है, गर्विश अकेला याद करेंगे, गर्विश में दिया जाता है। तो धमार्गव भी दिया जाता है, गर्विश में आगे जाके कृतवेदन भी देंगे। वो कहाँ पे पढ़ेंगे? चरक संहिता पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होता। तो कृतवेदन और धमार्गव दोनों गर्विश में उपयोगी, बाकी गुल्म उदर का श्वास में प्रयोग किया जाता है। अब कृतवेदन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब बहुत ज्यादा में दोष बढ़ गए हों, बहुशः चूर्णोत्पलमादित्याम बोला है इस प्रयोग को जिनके दोष बहुत बढ़ गए हैं उन्हें आखंड तक यवागु पिलाकर तृप्त करना, जिस तरह गमन रेचन शिरोरेचन के द्रव्यों को समान गुण वाले अन्य द्रव्य, ठीक है? इस विषय में दो श्लोक है गमन कराने वाले द्रव्यों का ये संक्षेप में कह दिया गया है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक वामक द्रव्यों की योग कितने बताए इन्होंने 31, दूसरा जीमूतक के कितने योग 6 हैं, बाकी दोनों का प्रमाण पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जो मदन का जीमूतक धमार्गव वत्सक कृतवेदन है, इनके सारे क्वेश्चन कल्प स्थान से बनते हैं, चरक संहिता से, वहीं से आता है। छोटे-छोटे कोटेशन ये नहीं आते, मैंने फिर भी अंडरलाइन करा दिया है, थोड़ा बहुत याद रख के चलना, ठीक है? चलिए 44 शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा है ना, 15 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे पास 2 ही चैप्टर बचेंगे, 45 एंड 46। पहले लिखा देती हूँ।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। प्रयोज्यांग श्रेष्ठ द्रव्य विरेचनार्थ लिख लो। पहले हम देख लीजिए प्रयोज्यांग, यहाँ पे श्रेष्ठ विरेचनार्थ क्या पूछा जाता है? आपसे पूछे कि अगर हमको किसी की मूल से विरेचन कराना है तो किसकी मूल श्रेष्ठ होगी? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा ही जाता है। अगर किसी की मूल से विरेचन कराना है तो किसकी मूल श्रेष्ठ मानी जाती है? अरुणाभ निषोद की, लाल निषोद की। किसकी? श्याम निषोद की नहीं है, श्यामा त्रिवृत की नहीं, कौन सी? अरुण त्रिवृत की। अरुण त्रिवृत की, इसको हम निषोद नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर किसी की त्वक यूज करना है, त्वचा यूज करना है तो किसकी त्वचा श्रेष्ठ मानी जाएगी? तिलवक की त्वचा, तिलवक। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, लोथ। तो याद कर लो, त्वचा पर क्या होते हैं? तिल होते हैं। सबकी त्वचा पर तिल होते हैं भाई, तिलवक की त्वचा यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी का फल यूज करना है तो किसका फल यूज कर लो? मदन फल मत लगा देना, मदन फल किसके लिए है भाई? भवनार्थ है, हमसे विरेचनार्थ पूछा जा रहा है। तो हरे हरे फल, कोड क्या है? हरे हरे फल, तो हरित की के फल यूज करेंगे। अगर पूछा जाए कि तेल यूज करना है विरेचन के लिए तो सर्वसिद्ध एक ही तेल होता है। तेल यूज करना है विरेचन के लिए तो कौन सा तेल यूज करते हैं? एरंड तेल यूज करते हैं। ठीक है, सब तो पता है, काय को पढ़ रहे हो, सभी जानते हो आप लोग, है ना? सोरस यूज करना है तो क्या यूज करोगे? बड़ी खुशी होती है आप लोग ऐसे आंसर देते हो, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो स्वरस, स्वरस जो है कार्बिलक, वेरी गुड, याद किए थे, कार में बैठकर हम स्वरस पीने जाते हैं। कंपिलक भी ऑप्शन में रहता है। थैंक यू, आप लोग कुछ अच्छा करते हो तो हमको लगता है कि यार हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेहनत का कुछ तो हमको फल मिल रहा है। चलिए, स्वरस कार में पी के हम स्वरस पीने जाते हैं ना, दोनों साइड से चलती कार हुआ है, दो शहर में याद किया था। अगर हमसे पूछा जाए दुग्ध यूज करेंगे तो काय का करेंगे? सभी लोग जानते हैं, दुग्ध यूज करेंगे तो किसका करते हैं? मात्र स्नूही शीर। हाँ बिल्कुल सही, स्नूही शीर। मेलोडस फ्री फाइनेंसिस कार्बिलक, कंपिलक का होता है। मेलोडस फ्री फाइनेंसिस कंपिलक का बॉटनिकल नेम है ना? तो दुग्ध में स्नूही शीर का प्रयोग करेंगे। यही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद हो गया सभी को? लिख लो भाई, अब श्लोका से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जीमू तक ये तो वापस पहुंचे हम, लिख लिए थे ना आप सभी लोग? अरुणाम द्रवित मूलम श्रेष्ठ मूल वरिष्ठ प्रधानम तिलवक त्वचा फलेषु हरिति तैलम एरंडजम स्वरसे कार्वेलिका सुदापया सुक्तम प्रधान संग्रह। ठीक है, अब आ जाइए, इन इधर को सबको छोड़ के आपको आना है 39 नंबर के श्लोक पर। श्लोक नंबर 39, आगे लास्ट का क्या बताया? सौविरक बनाने की विधि बताई है, कैसे सौविरक बनाते, किसी को बनाना हो तो पढ़ लेना, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है ना, इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना बनाने के लिए, है ना? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सौवीर संधान कैसे करते हैं, है ना? यदि केवल पढ़ने के लिए है, सौवीर संधान इस प्रकार से बनाया जाता है। अब एग्जाम में जो पूछा जाना है, आ जाइए 54 नंबर के श्लोक से पढ़ेंगे हिंदी से, है ना? व्योश पूछा जाता है। व्योश में क्या क्या चीजें आती है सभी लोग जानते हैं। व्योश क्या होता है? त्रिकटु। त्रिकटु में क्या आता है? सूंठ, मरीच, पिपली। त्रिजात में क्या आता है? त्रिजात में क्या आता है? त्रिमद में क्या आता है? सीएम, बनूंगा, चित्रक, मुस्तक, विडंग। त्रिजात में आता है दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्ता। ठीक है, विडंग आमल के, ये बस यहाँ से ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। फिर क्या क्या बनाना है यहाँ पे? थोड़े शक्कर नमक मिलाकर बाद में हाँ ठंडे पानी का अनुपान करें। इस योग से वस्ती के विकार, ज्वर, तृष्णा, शरीर की दुर्बलता, पांडु रोग, भ्रम रोग नष्ट हो जाते हैं। यह त्रिविध अष्ट संज्ञा वाला पित्त के रोगियों के लिए श्रेष्ठ है। तब क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिविध अष्टक विरेचन घटक, इसको हम किस नाम से जानते हैं? त्रिविध, त्रिविध अष्टक विरेचन, त्रिविध अष्टक विरेचन बोला जाता है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा त्रिविध अष्टक विरेचन में कौन कौन सी चीजें आती है। हमने बता दिया क्या होता है? व्योश होता है ना, त्रिजात होता है, नागर होता है, विडंग विडंग होता है। ठीक है, करता क्या है? पित्त रोगी में विरेचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनुपान क्या है? ये स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ठंडा पानी है क्योंकि बड़ा उष्ण होता है ना, इसमें ठंडे पानी के द्वारा इसको लिया जाता है। त्रिविध अष्टक विरेचन योग का अनुपान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिविध अष्टक नाम क्यों पड़ा? तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, 3 3 6 नागर मूत्र 7 8 12 आंवला, ये 9 द्रव्य समान भाग में लेना है। ठीक है, इसके बाद निशोथ 8 तोला लेना। त्रिविध अष्टक में आपको निशोथ मुख्य घटक के रूप में याद रखना पड़ेगा। कितना डला है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 तोला। इस कारण से त्रिविध 8 तोला, तो अष्टक नाम रख दिया, त्रिविध अष्टक 8 तोला लिया हुआ है। फिर वही दंती को मिलाकर महीन का परीक्षण करके शहतूरे शक्कर मिला के, नमक मिला के, मधु मिला के लड्डू बनाना है, फिर उसका विरेचन करना। और बाकी हमको याद नहीं रखना, 9 से और ज्यादा होते हैं, है ना? दंती भी लिया हुआ है आगे जाके, केवल त्रिविध के नाम से यहाँ पर नाम पड़ा है उसका, बाकी कंटेंट और ज्यादा भी, दंती भी लगा हुआ है ना। ठीक है, फिर दुग्धपान का सेवन भक्ष्य पदार्थों के समान होने से धान्य रोगियों के लिए भी उत्तम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ अगला है 62 63 का। अब तक वृष्णि द्रव्यों की त्वचाओं की विधि का वर्णन किया, वृष्णि फलों की विधि का वर्णन करते हैं। हल्की के निर्दोष अस्थि रहित फल को लेकर त्रिविध की विधि के सत्य करने सब रोगों का नाश होता है ना। परम रसायन है, मेरा हितकारी दुष्ट अंतरण को शुद्ध करता है। तो यहाँ से याद करेंगे कि सर्वव्याधि निवारणम कौन होता है? हरित की के जो हम योग बनाते हैं ना, क्या अंडरलाइन कर दिया मैंने? हरित की सर्वव्याधि निवारणम रसायन होता है, परम वेद्य होता है, दुष्टांतर व्रण शोधनम, जो दुष्ट व्रण है उनका शोधन का काम करता है। फिर इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, थोड़ा थकान हो गई है मुझे, कल इसको मैं 67। चलिए ना शुरू करेंगे, याद तो नहीं करना, बस थोड़ा सा समझ लो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरितकी के चूर्ण में सेंधा नमक मिलाकर, हरितकी का चूर्ण, वैसे हरितकी क्या होता है? अनुलोमन कराने वाला होता है, इसमें हम सेंधा नमक मिलाते हैं और पिपल्यादि गढ़ का क्वाथ के साथ इसको जब पीते हैं तो ये सद्या विरेचन कराता है। क्या? हरितकी का चूर्ण, सेंधा नमक, इसके साथ ले रहे हैं, पिपल्यादि क्वाथ के साथ लेते हैं, सद्या विरेचन कराता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हरितकी के संदर्भ में वातानुलोम प्रसाद। तो अगर वातानुलोमनी टर्म आया है तो आप वैसे ही समझ जाएंगे आचार्य शारक ने अनुलोमन द्रव्य में हरितकी को श्रेष्ठ बताया है। तो वात का अनुलोमन कराती है, वृश्य होती है, इंद्रियों का प्रसादन कराती है। श्लोक नंबर है 69 नंबर का श्लोक हम अभी पढ़ रहे हैं। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितम, संतर्पण की अधिकता से उत्पन्न हुए रोगों को प्रायः हरितकी नष्ट करता है। तो संतर्पण जन्य विकारों में हरितकी को हम देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था चरक संहिता में, संतर्पण जन्य विकारों में प्रायः छौद्रांगित नहीं, सशौद्र अभ्याप्राशा, किसी को याद है?
शौद्र अभ्या प्राशा, मतलब अभ्या को शौद्र के साथ देने से संतर्पणजन्य विकार ठीक हो जाते हैं। तो संतर्पणजन्य विकारों हल्की पढ़ लिया। त्रिफला में से अब आता है आमल की। आमल की कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं। आमला जो होता है पित्त का शमन करता है। कैसा होता है, शीत होता है, रुक्ष भी है। पित्त मेद कफ आपहा, देखो शीत है तो वही पित्त का शमन करेगा, रुक्ष भी होता है जिसके कारण मेद और कफ को भी शमन करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेद और कफ को भी शमन करता है, रुक्ष होने के कारण लेखन करने का काम करता है। तो पित्त में भी यूजफुल है, कफ और मेद में भी यूजफुल होता है। विविध की क्या होता है, विविध की अनुष्ण शीत होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा, कफ पित्त को हरने वाला होता है। वात के लिए कुछ नहीं बोला है, कफ पित्त बोला है। तो विभिन्न की कफ पित्त को हरण करता है, आम्ल की पित्त को तो हरता है और मेद और कफ को भी हरण करता है। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं, तीन मतलब क्या है, हर की आम्ल मतलब त्रिफला के कंटेंट क्या करते हैं, क्या होते हैं, अम्ल, कषाय, तिक्त, मधुर, सारे रस। अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट नहीं करना, आप तो याद करना कि त्रिफला में जो तीन कंटेंट होते हैं, तीनों में लवण अकेला रस नहीं होता, बाकी सारे रस विद्यमान रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चार धातु को, हाँ बिल्कुल, विविध की हमने चरक संहिता पढ़ा, चार धातु को दूषित कर रहा था, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे आप इतना याद रखना, यहाँ पे उन्होंने अम्ल, कषाय, तिक्त और मधुर बताया, कटु और लवण रस नहीं बताया। कटु लवण रस नहीं बताया है, जबकि सैद्धांतिक आपको द्रवगुण से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। त्रिफला में केवल लवण रस नहीं होता, बाकी सारे रस विद्यमान रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। त्रिफला जो होता है सर्व रोग अग्नि, सारे रोगों को नष्ट करता है। त्रिभा गद मूर्छिता, अगर त्रिफला को 1/3 घट के साथ मूर्छित करके दिया जाए तो ये तीनों दोषों को नष्ट करने वाला होता है। अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो वात अनुलोमन बन जाएगा, पित्त मेद कफापहा कौन है, आमल की बन जाएगा, कफ पित्त को नष्ट करने वाला विविध की बन जाएगा। त्रिफला सर्व रोगों को नष्ट करता है, किस कारण, जब इसको 1/3 भाग घट के साथ भजित करके दिया जाए, तीनों दोषों को नष्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अज्ञ प्रयुक्तम तद्वन की विषवत कर्म विभ्रमात्, अगर इसका अज्ञान पूर्वक अज्ञतावश हमने प्रयोग कर दिया तो क्या करेगा, विष के समान काम करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सी भाग मतलब 1/3 होता है। त्रिफला त्रिगुण करने से त्रिभाग का मतलब 1/3 ही होता है ना। हिंदी में मुझे लग रहा है सही नहीं लिखा है ना, त्रिगुण अलग चीज है, त्रिभाग है ना वो अलग है। त्रिभाग मतलब 1/3, तीन भाग का मतलब वही हो गया है ना। आप एक बार देख लीजिएगा भैया ना, इसमें डलहर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्षीर के बारे में बता रहे हैं कि विरेचनानाम तीक्ष्णानाम पया सौधम परम मतम, विरेचन के लिए जो तीक्ष्ण होता है, दुग्ध किसका दुग्ध तीक्ष्ण होता है, विरेचन के लिए स्नुगी का है ना, स्नुगी से तीक्ष्ण विरेचना नाम उसको बोला है। ये चल रहा है 44 नंबर का चैप्टर है सुश्रुत संहिता का। ठीक है, 78 नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल रेफरेंस है, रेफरेंस नहीं मतलब ये पूछा जाएगा किसके लिए आया है, तो अगर इसका अज्ञानता पूर्वक हमने प्रयोग किया तो इसके समान काम करता है। जैसे हमने पढ़ा नहीं है, चरक संहिता में पढ़ेंगे जाके कि उसमें महंतम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर दोषों का संचय हो तो स्नुगी शील का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधु पुष्ठे प्रयोग तव्या कदाचना ऐसे करके आएगा। मधु पुष्ठ में कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्नुगी शील के लिए पढ़ेंगे। अभी केवल सुन के रखो, बाद में जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो विजातन करते महंतम अभी संचय, यहाँ पे भी लिखा महंतम अभी संचय, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दोष इकट्ठे हो जाए तो उनको स्नुगी शील का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग अज्ञानता पूर्वक नहीं करना है क्योंकि ये विष के समान काम करेगा। रक्तशयम दोषानाम रोगान हंति चतुस्तरम। ठीक है, ये दोनों तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 नंबर का चैप्टर है द्रव्य द्रव्य विधि, चैप्टर बड़ी लेंदी है 45 एंड 46, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखकर पढ़ेंगे, आराम आराम से याद करके पढ़ेंगे है ना। पंचचत्वारिंशतो अध्याय 45, जैसे हमने चरक सूत्र स्थान का 27वां चैप्टर पढ़ा था, बहुत बड़ा लगता है, बहुत लेंदी लगता है, तो ये भी वैसा ही है। सूत्र स्थान के सबसे ज्यादा टफ टॉपिक अगर बोले जाए तो 45 और 46वां चैप्टर होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला 3rd नंबर का है श्लोक, अंतरिक्ष जल में क्या क्या गुण होते हैं। आचार्य चरक ने अंतरिक्ष जल में कितना, अच्छा 91 का सेकंड हाफ कौन सा, हाँ बिल्कुल, बहुत पूछा क्या जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, स्किप हो गया भाई। कषाय कल्पना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्किप हो गया हमसे है ना। आचार्य सुश्रुत ने कितनी कषाय कल्पनाएं बताई हैं, सुश्रुत जी के अनुसार कषाय कल्पना जो होती है 6 होती है, बाकी चरक की कितनी होती है, चरक शारंगधर और बाघभट्ट की 5-5 होती है ना। सुश्रुत की 6 होती है, काश्यप की 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरस कल्प शुद्ध शीत फांड तो वही रहता है, अकेला एक्स्ट्रा क्या जोड़ देते हैं, वो शीर जोड़ देते हैं है ना। कल का सरित यथोत्तम ते लघुवा प्रतिष्ठा, यथोत्तम ते लघुवा प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है लघु होती जाती है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि शीर सबसे हैवी होता है, सबसे लास्ट में फांड सबसे हल्का होता है। तो सबसे हल्की कल्पना कौन सी होती है, फांड होती है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर शुरू करें। अंतरिक्ष जल के कितने गुण बताए हैं, अंतरिक्ष जल के कितने गुण बताए हैं, आचार्य चरक ने 6 गुण बताए हुए हैं। कौन कौन से बताए हैं, किसी को याद है, बता सकता है कोई। शीतम शुचि शिवम मृष्टम बिमलम लघु षड गुणम, ऐसे करके आया है अंतरिक्ष जल के लिए, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत जी ने ऐसा नंबर नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि क्या क्या करता है। अंतरिक्ष जल होता है, उसका रस कैसा होता है, अनिर्देश्य रस होता है। तो आराम से पढ़ेंगे, वही मैंने बोला, डरना नहीं है, बस क्या है, डर के आगे जीत होती है, डर के आगे क्या है, हमारी जीत है, इसलिए डर के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, जीत होने वाली है ना। अनिर्देश्य रस होता है अंतरिक्ष जल, 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अमृत किसके लिए बोला है, अंतरिक्ष जल के लिए बोला है। अमृत के समान है, अनिर्देश्य रस है, मतलब अव्यक्त रस बोल सकते हैं इसको कुछ, या फिर ईशत व्यक्त रस बोल सकते हैं। जीवन देता, तर्पण देता, आश्वास जनन भी होता है, आश्वासन देने का काम करता है। श्रम क्लम पिपासा मद मूर्छा तंद्रा निद्रा आदि का शमन कर पक्ष होता है। केवल 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं, हाँ बिल्कुल 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या, अनिर्देश्य रस होता है, दूसरा अमृत के समान होता है, बस। ठीक है, अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। अब यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के जल बोले हैं है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के जल बोले हैं, कौन कौन से बोले हैं आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं है ना। तो वही अंतरिक्ष जल पृथ्वी पर गिरकर मधुर आदि षड्रसों में एक रस को प्राप्त कर लेता था। स्थान विशेष से नदी, नद, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कूप, चुंटी, पर्वत आदि से नीचे गिरने वाला झरना, पृथ्वी को फूलकर जल निकलने वाला स्थान, उद्भिद, बालू के गड्ढे, विकेर, केदार कर रोका हुआ और पल्लव आदि स्थान विशेषों में अवस्थित रहता है। अब यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन कौन से भेद उन्होंने बताए हुए हैं। यहाँ पर भेद के आधार पर नहीं बताया है, क्या बोल रहे हैं,
स्वच्छ और शीत करके भी कुछ बोला है। हाँ, वो इनका नहीं, शीतम शुचि शिवम मृष्टम विमलम लघु षड्गुणम, वो चरक का है। स्वच्छ शीत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को मार करके आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, धन्वंतरि का मत है कि उक्त कई आचार्यों का मत ठीक नहीं कि उत्कर्ष या अपकर्ष रूप से जो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का परस्पर प्रवेश होता है, उससे ही जल में मधुर आदि रसों का भेद हुआ करता है। इनमें जहां पत्नी के पुराधिक तो भूप्रदेश के जल में अम्ल लवण रस वाला होता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको लिखा कर याद करा देती हूँ, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार हम क्या याद कर रहे हैं, किस प्रकार की भूमि पर जल गिर रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे भूमि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उनका रस। अभी मैं लिख रही हूँ, बाद में अभी याद भी कराने वाली। ठीक है, अगर पार्थिव भूमि पर जल गिर रहा है जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, वहां पे जल गिर रहा है, उसका रस कैसा हो जाएगा, उस जल का रस अम्ल हो जाएगा और लवण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जिस पृथ्वी में जलीय गुण की प्रधानता है, जलीय गुण की प्रधानता है, वहां पर जो होगा वो उसका रस मधुर हो जाएगा। जिसमें अग्नि या तेज गुण की प्रधानता है, तेज महाभूत की प्रधानता है, वहां पे जो गिरेगा उसका रस कटु और तिक्त हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वायु की प्रधानता है वहां पर गिरेगा तो कषाय रस हो जाएगा। और जिसमें आकाश की प्रधानता है, सभी को याद रहता है, आकाश की प्रधानता वाले में गिरता है तो उसका रस कैसा हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। ठीक है, पढ़ लिए भाई, अब याद कर लेते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये क्रम सभी को याद रहता है, नीचे से शुरुआत करना होगी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब हमको याद करना है, क्या याद करना है, देखो हम हमारा क्रम क्या रहता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसा होना चाहिए। हमने कैसे शुरू किया, हमने यहाँ से शुरू कर दिया, मधुर अम्ल लवण, फिर वापस अपन सही उसके बाद इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम ऊपर चले गए, मधुर अम्ल लवण, फिर यहाँ पे कटु तिक्त और लास्ट में नीचे कषाय। मुझे तो भाई ऐसे ही याद रहता था, आपको भी ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अलग अलग हम याद ही नहीं कर पाएंगे। तो बस आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये क्रम सभी को याद रहता है, नीचे से शुरुआत करना होगी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब हमको याद करना है, क्या याद करना है, देखो हम हमारा क्रम क्या रहता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसा होना चाहिए। हमने कैसे शुरू किया, हमने यहाँ से शुरू कर दिया, मधुर अम्ल लवण, फिर वापस अपन सही उसके बाद इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम ऊपर चले गए, मधुर अम्ल लवण, फिर यहाँ पे कटु तिक्त और लास्ट में नीचे कषाय। मुझे तो भाई ऐसे ही याद रहता था, आपको भी ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अलग अलग हम याद ही नहीं कर पाएंगे। तो वैसे जल में जो होता है मधुर गुण बहुत ज्यादा प्रधान रहता है ना। तो पहले हमने मधुर लिखा, फिर अम्ल लवण, मधुर को हमने टारगेट पॉइंट बनाया, इसके ऊपर लिखा, अगली बार इसके नीचे लिखा, तो मधुर अम्ल लवण, फिर नीचे कटु तिक्त और लास्ट में कषाय, दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, इस तरीके से आपको चीजें याद रहेंगी, लास्ट में अव्यक्त रस हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, बता दो भाई, याद हो गया, अच्छे से याद हो गया, आगे बढ़ चले। अब अंतरिक्ष चतुर्विधम, जो अंतरिक्ष को उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया है। क्या बोले हैं, आकाश से गिरता हुआ जल 4 प्रकार का होता है। ओके, वेरी गुड। अंतरिक्ष जल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धार, तार, तौसार और हेम। आचार्य चरक का कितने प्रकार का होता है, लिख लो। आचार्य चरक ने 3 प्रकार का बोला है। अंतरिक्ष जल जो होता है चरक ने 3 प्रकार का बोला है। कौन कौन सा, केंद्र, कार और हेम। वहां पे कार भी रहता है, हेम भी रहता है ना, वहां पे और क्या रहता है, इंद्र रहता है ना, यही भेद है ना, केंद्र, कार और हेम चरक का। इनका कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक क्वेश्चन याद हो गया, चरक के 3, सुश्रुत के 4। फिर इनमें से प्रधान कौन सा होता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने याद कर लिया, इसमें से धार प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है, क्योंकि लघु होता है। क्यों प्रधान हो गया, क्योंकि ये लघु होता है। सब तो याद हो गया, धार, कार, हिम, तौसार, इनमें से प्रधान जो होता है धार होता है। क्यों होता है, क्योंकि लघु होता है। तत् पुनर्द्विधम, अब ये जो धार होता है इसके फिर से 2 भेद हैं। धार जो था प्रधान था और कैसा था, लघु था। अकॉर्डिंग सुश्रुत जल के टाइप्स कितने हैं बताने वाली हूं अभी, 7 भूमि के आधार पर जल के भेद, इसके बाद ही आने वाला, इसलिए मैंने वहां पे छोड़ दिया था, श्लोका से पढ़ूंगी ना। तो ये 2 प्रकार का होता है धार, फिर से कौन कौन सा, एक गांग होता है और दूसरा सामित्र होता है। ठीक है, गांग और सामुद्र। तत्र गांगम आश्वायुजे मासी प्राय से बसती, जो गांग होता है प्रायः वो अश्विन मास में, अश्विन के महीने में क्या होता है, उसकी वर्षा होती है। ठीक है, तय परिश्रम पूर्वित, उसकी 2 प्रकार से परीक्षा की जाती, नहीं पढ़ना है। अब देखो, इतनी बड़ी आकाश से गिरा हुआ 4 प्रकार का धार, कार, तौसार, इनमें जो धारा के रूप में बरसता है और प्रदान है, क्योंकि वह हल्का होता है। तो इस धारा जल को 2 में भेद किए हैं, कैसा, गांग और सामुद्र। प्रायः अश्विन के मास में जो बरसता है वह गांग है ना, अश्विन महीने में जो बरसता है स्पेशली उसको क्या बोला है, गांग बोला है। इन गांग और सामुद्र जल की परीक्षा करनी चाहिए। अब कैसे क्या करनी चाहिए वो हमको नहीं पता। ठीक है, अब थोड़ा सा बीचों बीच देख लो। किंतु आश्विन मास में बरसने वाला सामुद्र जल भी गांग के समान दोष रहित होने से 3 युग। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लेकिन आपको इसके पहले मुझे पूरी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। इन गांग और सामुद्र की परीक्षा करनी, पानी बरसने के समय अकुत्थित तथा अविरत ऐसा पके हुए शाली चावलों का पिंड बनाकर उस चांदी के पात्र में रखकर खुले आंगन में रख दें। बरसते पानी में 1 मुहूर्त रखे रहने दें, अविकृत बना रहे। जो कि गांग जल बरस रहा है, यदि उस शाली चावल के पिंड का रंग बदल जाए, खुद उत्पन्न हो जाए, तो जानो कि सामुद्र जल बरसता है, उसे पीने के कार्य में नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। मतलब सामुद्र जल जो है उसको हमको पीने के कार्य में प्रयोग नहीं करना है। किंतु आश्विन मास में बरसने वाला सामुद्र जल भी गांग के समान ही रहता है, दोष रहित होने से पीने योग्य होता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आराम से पढ़िए, बार-बार बोली हूं मैं, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड करूंगी कि आपको क्या-क्या चीजें याद रखनी है। यहाँ पे अंतरिक्ष जल के 4 भेद याद रखने हैं, धार, कार, हेम, तौसार। धार के 2 भेद याद रखने हैं, गांग और सामुद्र। गांग जो होता है आश्विन महीने में बरसता है, ये याद रखना है। और आश्विन महीने में अगर सामुद्र भी बरसता है ना, तो वो भी पीने योग्य है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आश्विन महीने में बरसने वाला सामुद्र जल पीने योग्य होता है। हाँ, मैंने बताया ना, जो मैंने ओरली अभी बोला ना, बस वही अंडरलाइन करना है। ठीक है, जो मैंने अभी ओरली आपको बताया, बस उसको अंडरलाइन करना है। अब आते हैं जल के भेद कितने होते हैं भूमि के आधार पर, या भूमि जल कितने प्रकार के होते हैं आते हैं सुश्रुत के अनुसार, तो 7 प्रकार के होते हैं। सप्तविधम, भूमि जल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। जो मैं बोलती जा रही हूं उसको अंडरलाइन करते जाया करो, भले मैं अंडरलाइन नहीं करती, लेकिन मैं बोलती हूं ना, तो उसको कर लिया करो। पाप, नादे, सारस, तड़ाग, प्रास्तवन और वेद चौंठी, ये कितने प्रकार के हो गए हैं, 7 प्रकार के भौम जल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। इनमें वर्षा काल में अंतरिक्ष और जल अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिए। बताए हैं कि वर्षा और बसंत में
सॉरी वर्षा काल में अंतरिक्ष और ऑर्बिट जल अधिक गुणयुक्त होते, इसके सेवन करना चाहिए। तो वर्षा में किस प्रकार का पानी हमको ग्रहण करना है? वर्षा में किस प्रकार का पानी हमको ग्रहण करना चाहिए? अंतरिक्ष वाला या फिर ऑर्बिट वाला? कैसे याद करोगे? वर्षा में जो होता है पानी जो होता है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, त्रिदोष या सर्वदोष प्रकोप रहता है, अभी पढ़ेंगे उसको कंक्लूड करेंगे, है ना? तो उसमें या तो हम ऐसा पानी ग्रहण कर ले जो बहुत ऊपर का है, उसमें मिलावट ही नहीं होगी, या तो अंतरिक्ष का ग्रहण कर लो या फिर भूमि के नीचे वाला ग्रहण कर लो, जमीन को खोद के ग्रहण कर लो। लेकिन जो नदियों नालों में बह रहा है वो पानी ग्रहण ना करो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। तो याद हो गया वर्षा में कौन सा पानी पीने योग्य है? सबसे ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला? ऑर्बिट वाला, ठीक है। शरद ऋतु में कौन सा पानी? यहाँ से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। शरद ऋतु में सभी प्रकार का पानी पीने योग्य रहता है, क्योंकि शरद ऋतु में हंसोदक का निर्माण होता है ना, सारी चीजें शुद्ध रहती है। हेमंत में कहाँ का पानी पीना है? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में अभी पूछा गई। सारस तलाब का पीना है। और बसंत और ग्रीष्म में कुएं और प्रासरवण का पानी पीना। प्रासरवण मतलब होता है झरना, ठीक है। अब मैं आपको याद करा रही हूँ। बसंत क्या था? एक लड़का था, बसंत नाम का लड़का। गर्मी के दिन थे, तो बसंत नाम का लड़का गर्मी के दिन क्या हुआ? घर में पानी चला रहा था, नल में नहीं निकल रहा, तो वो कुएं में पानी लेने के लिए पहुंच गया। जब वो कुएं में पानी भर रहा था तो उसका पैर फिसल गया। प्रासरवण मतलब श्रवण हो गया, फिसल गया। प्रासरवण मतलब होता है झरना, तो कुएं का पानी और झरने का पानी। जबकि हेमंत में सारस और तालाब का पानी पीते हैं। हेमंत ऋतु में सारस या तालाब। तो सारस तालाब एक ही चीज है, सरोवर, या उसी को हम तालाब बोल दो। सरोवर को, तालाब को थोड़ा संस्कृत टर्म में क्या बोलते हैं? सरोवर बोलते हैं, है ना। तो हेमंत सरोवर तालाब। और हमने याद कराया बसंत गर्मी के दिनों में कुएं में पानी लेने गया था, पैर प्रसवण हो गया था उसका, सरक गया था, खिसक गया। याद हो गया? ऐसे याद करना है, कोड कितना भी कैसा हो बस हमको याद होना चाहिए। कावट में चोंटी का जल, चोंटी जल है ना, चोटी का जल। अबद्ध चोंटी मतलब होता है अबद्ध कूप का, तथा वर्षा के जल से दूषित कोई भी जल पी सकते हैं। कावट चोंटी का जल, तो प्राची याद कर लेना। प्राची, प्रा से प्रावत, ची से हो जाएगा चोंटी, ठीक है। समझ आ गया? वर्षा में कहाँ का पीना? सबसे ऊपर का या ऑर्बिट का। फिर शरद में सब कुछ पीना। हेमंत में सरोवर तालाब का पीना। बसंत गर्मी के दिनों में कुएं से पानी लेने गया था, पैर खिसक गया था। और कावट में चोंटे का जल हमको पीना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जल के दोष कितने होते हैं? हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना। भूमि जल कितने प्रकार के? 7 होते हैं। कहाँ, कौन सी ऋतु में कौन सा जल पीना चाहिए? बना हुआ क्वेश्चन है। अब आता है आदर्श सुश्रुत ने कितने दोष बोले हैं जल के? 6। जल के दोष कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पंच इंद्रियों के अर्थ है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनमें से शब्द को हटा दो तो क्या हो जाएगा? स्पर्श रूप रस गंध हो जाएगा। अब उसमें वीर और विपाक ऐड करना है। क्या? वीर और विपाक ऐड कर दो, तो स्पर्श रूप रस गंध, वीर विपाक। याद हो गया? पंच इंद्रियों के जो अर्थ है उनमें से शब्द को हटा दिया, वीर और विपाक को ऐड कर दिया, तो 6 प्रकार के जल दोष हमारे हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? निम्न में से कौन सा नहीं होता ये पूछा जाता है। वो भी पॉइंटेड क्वेश्चन बनेगा आगे जाके, है ना, सारे क्वेश्चन बनने वाले। फिर अगला आता है सोना चांदी तांबा कांसा मणि से बने पात्र, मिट्टी के बने पात्र में जल को रखकर पीना चाहिए। अच्छी ऋतु के विकृत जल को भी, बेमौसम में बरसे हुए जल को नहीं पीना चाहिए। बताया है कैसे कैसे जल को हमको नहीं पीना चाहिए। अब हमको पढ़ना है जल को साफ करने के उपाय, या इसको हम क्या बोलते हैं? जल को स्वच्छ करने वाली वस्तुएं। जल को स्वच्छ करने वाली वस्तुएं, स्वच्छ को हम क्या बोलते हैं? साफ बोलते हैं ना। और जल को शीतलीकरण के उपाय, जल को ठंडा करने वाली वस्तुएं, ये भी कितनी है? 7 है। ये भी कितनी है? 7 है। हम बोलते हैं कि हमको साफ पानी और ठंडा पानी अपने साथ साथ रखना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट का पानी नहीं पीना चाहिए भाई, हम तो जाते बोतल में पानी लेके जाते हैं, भले कोई कुछ भी बोले, उबला हुआ पानी पीते थे, है ना। तो साफ और ठंडा पानी साथ साथ रखना है, साथ साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो साफ मतलब स्वच्छ करने की विधियां 7 है ना। ठंडा शीतलीकरण की विधियां 7 है। और निक्षेपक कितने हैं? निक्षेपक पा से 5 याद कर लो। निक्षेपक 5 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, में से कौन सा निक्षेपक में नहीं आता। शीतलीकरण के उपाय नहीं, सब कुछ याद कराऊंगी समझा कर, है ना। निक्षेपक मतलब क्या होता है? जैसे हमको पानी रखना, सीके पे रख देते हैं, कुछ लोग खिड़की के पास रख देते हैं, पानी को रखने के स्थान होते हैं निक्षेपक। सबसे पहले हम क्या याद कर लें? स्वच्छ करने वाली या जल को, कलुषित हुए जल को शुद्ध करने की 7 वस्तुएं हैं। कैसे कैसे? कतक, कतक का ही पर्याय है निर्मली, तो नाम से समझ में आ रहा है आपको क्या? जल को निर्मल करने वाला। अच्छा आप भी ले जाते हैं, ठीक है, ओके। कतक मतलब क्या होता है? निर्मली, तो जल को निर्मल करने वाला, निर्मली पहला याद हो गया। गौमेदक, गौमेदक मणि, ये भी जल को स्वच्छ करता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गौमेद मतलब गो मतलब गाय। गाय कैसी होती है? माता है ना, स्वच्छ होती है। गाय सफेद कलर की स्वच्छ होती है ना। तो कतक हो गया, गौमेदक हो गया। विष ग्रंथि, विष ग्रंथि, ये विष मतलब जहर नहीं है, ये कमल नाल है। हम इसको अपोजिट करके याद कर सकते हैं, विष ही विष को काटता है, मतलब विष ही स्वच्छ बना रहा है शरीर को या पानी को। याद है? विष ग्रंथि, विष ग्रंथि है, कमल नाल। याद हो गया? कतक मतलब निर्मली। गाय माता कैसी होती है? स्वच्छ रहती, तो गोमेदक हो गया। विष ग्रंथि हमने विष करके याद किया, जहर से पानी साफ कर रहे हैं। चौथा याद कर लो, शैवाल मूल। देखो नदियों में पानी कितना साफ रहता है, जहाँ पे गंदगी नहीं होती। वो प्रकृति की देन है कि नदियों में अगर कोई गंदगी कर रहा है तो वहां पे जो शैवाल लगी हुई है ना, वो नदी के पानी को साफ करती रहती है। शैवाल मूल नदी के पानी को साफ करती है। घर में आप पानी भरते हैं, किसी के पास अगर नल में लगाने वाला कुछ नहीं है तो क्या करते हैं? हम कपड़ा ही बांध देते हैं, वस्त्र बांध देते हैं, ताकि वो पानी साफ निकले। तो वस्त्र ही पानी को साफ करता है। और मुक्ता और मणि, तो मुक्ता मतलब अशुद्धियों से हमने मुक्त कर दिया, क्योंकि हमने इसमें मणि डाल दी। मणि, सांप की मणि कितनी खतरनाक होगी ना, सब कुछ शुद्ध करी। मणि वो सांप वाली मणि नहीं, अलग मणि है। तो मुक्ता मणि याद हो गया? जल्दी जल्दी बता दो क्या याद किया? कतक, निर्मली, गोमेदक याद कर लिया, गाय स्वच्छ होती है। फिर हमने विष ग्रंथि याद किया। फिर क्या याद किया? शैवाल मूल हो गया। फिर लास्ट में वस्त्र हो गया, ठीक है। मुक्ता और मणि याद हो गया। कभी है मल्टीपल चॉइस में आएगा तो बन जाएगा मैडम। एक ऑप्शन याद नहीं है तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मल्टीपल चॉइस में आएगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपसे बनना चाहिए बस। अब हम पढ़ते हैं निक्षेपक। कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम? फलक है, ये फलक मतलब यहाँ पर कोई चीज लटकी हुई है, फलक है, उस पर हम पानी रखेंगे। त्रिअष्टक, त्रिपादिक, ट्राइपॉड होता है, गांव में देखा होगा, हमारे यहाँ हम भोपाल में यूज करते हैं। ट्राइपॉड सभी को पता है ना। या मटका मटका होता है, ट्राइपॉड पे रख देते हैं, अच्छा सा लुढ़कता नहीं है, तो ट्राइपॉड सभी लोग करते हैं। फलक पे रखते हैं या फिर ट्राइपॉड पे रखते हैं, या फिर मूंज का घेरा, अड़ू से या हमको नहीं पता क्या होता है मूंज का घेरा। इसको हम उदक मंची का समझ रहे थे। भगवान कृष्ण की माता जो थी यशोदा मैया, इस पर रखती थी, मूंज पर मक्खन को रखती थी, तो वही समझ लो, टांगना है, कुछ मूंज सा बनाना है ना। वैसे ही उदक मंची का पानी को रखने का मंच करके याद कर लेना। उदक मंची का पानी को रखने का मंच करके याद कर लेना। शिक मतलब शीका, ये एक्चुअल में वही होता है जो शीका जिसको बोलते हैं ना, शिक्य, शिक्यावलंबन जिसको स्पेशली बोला जाता है, लटकने वाला, वही चीज होता है शिक्य। पढ़ के समझ में आ गया? ठीक है ना। अब आते हैं शीतलीकरण के ऊपर। ठंडा कैसे करेंगे? जहाँ पे फ्रिज नहीं होते गाँव में क्या करते हैं? खिड़की के पास मटकी को रख देते हैं, वहां से ठंडी हवा आती है। प्रवात स्थापन मतलब वायु में जलपात्र को रखना, तेज हवा आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, पानी को ठंडा कर देगी, ठीक है। उदक
जैसे गाँव में क्या होता है, लाइट बहुत लंबे-लंबे हम जहाँ पे रहते हैं, अब तो लाइट आने लगी है, पहले क्या होता था कि 7-7 8-8 दिन लाइट नहीं रहती थी, फिर पानी ठंडा कैसे करें? तो क्या होता था, मटके में कपड़ा लपेट देते थे। पूरा आता है भई, है ना, अनाज भरने वाला, उसको लपेट देते थे और उसको गीला करके रखते थे। तो कपड़ा लपेटा, गीला करके रखा तो पानी ठंडा रहता था। उदक क्षेपण हो गया, पानी उसको अगल-बगल से गिरा रहे हैं। यष्टि का भ्रमण भी होता है। यष्टि का भ्रमण मतलब होता है लकड़ी से पानी को हिलाना। पानी को हिलाते रहो, उसकी गर्मी जो है बाहर निकलती रहेगी, वो ठंडा होता रहेगा। या फिर व्यंजन, पंखे से हवा कर देता है, इसको टाइम है, गर्मी के लिए इससे अच्छा ना व्यंजन, उसको हवा करते हैं। अभी जो मैंने बताया ना, वस्तुद्रारण, मटके को लपेट दो कपड़े से, पानी डाल दो, ठंडा हो जाएगा। तो वस्त्र लपेट कर भी। और बालू का प्रक्षेपण या उसके अंदर हमने रेत डाल दी, जल में रेत छोड़ना या रेत में जलपात्र को बढ़ाना, है ना, और जलपात्र को सीखे पर रखना। तो शिक्यावलंबन जो है, शिक्य निक्षेपण की विधि है और दूसरा क्या है, ये क्या बोलते हैं, शीतलीकरण का भी उपाय। शिक्यावलंबन या शिक अगर बोल दे, दोनों चीजें हैं, निक्षेपण की विधि और दूसरा ठंडे पानी करने की विधि। अब समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ कि कटक गोमेदक किसमें आता है, इष्टि का भ्रमण क्या था, मुंज वलय क्या था, बालू का प्रक्षेपण क्या था, प्रभात स्थापन क्या था, है ना, विषय ग्रंथि कहाँ पे आया है, वस्त्र कहाँ पर आया है। तो वस्त्रोद्रारण, वस्त्र जो होता है छानने के काम में भी आ रहा है, और वस्त्र लपेटना, शीतल जैसे भिगोकर वस्त्र लपेटना, वो किसमें आ रहा है, ठंडे वाले में आ रहा है। छानना जो है शोधन में है, लपेटना जो है ठंडे वाले में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। बस ऐसे ही तो पढ़ना है, ज्यादा टफ थोड़ी ना भी ये चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा लास्ट में। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते ना तो ज़रूर आपको टफ लगता है, लेकिन सब इकट्ठा पढ़ लेंगे तो बस फ्री होना है। एक बहुत अच्छा मैसेज हमने पढ़ा, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं है ना, कहीं पढ़ा था कि अगर आपके ऊपर अभी विपत्ति है या आपका बहुत खराब समय चल रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं बहुत परेशान हूँ या कुछ और है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में जो कुछ कर्म किए थे, उसका हिसाब अभी चुकता होने वाला है। इसका मतलब मैं आगे जाके बहुत खुश होने वाला हूँ। मतलब मैंने जो कर्म किए थे, अभी उनका हिसाब जल्दी-जल्दी भगवान निपटा दे, फिर आगे जाके नहीं निपटाएँगे तो मैं खुश रहूँगा। है ना? तो ऐसा सोचना है, तो वही है ये। है ना? तो अभी आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ये टफ वाला समय है हमारा 2-3 दिन का, फिर उसके बाद अच्छा-अच्छा टॉपिक आने वाला है। सही बात है कि नहीं है? ऐसे ही सोचना चाहिए, तो उससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग का प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है। जैसे कोई परेशानी आती है, बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी हो सकता है मुझे एग्ज़ाम के टाइम होती, अच्छा हुआ कि अभी हो गई, तो मैं जब तक ठीक हो जाऊँगा ना, तो ऐसे सोचा करो। है ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ना ऐसे ही सोचा करो ही। ठीक है, तो निर्गंधम अव्यक्त रसम कृष्णागनम शुचि शीतलम अच्छम लघु नित्यम, तो ये गुण मतलब अच्छे पानी के गुण बताए हैं। कैसा होता है अच्छा पानी, निर्गंध होता है, गंध नहीं आती। अव्यक्त रस मधुर आदि, जिसमें व्यक्त रस ना हो, तृष्णा को मिटाए, शुचि हो, शीतल हो, ना अच्छा साफ हो, लघु हो, हृदय हो, ये सब क्या होता है, अच्छा पानी होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से, इस टॉपिक से। कहाँ से निकलने वाली नदी है और उसका पानी कैसा होता है। आज केवल हम पानी ही पढ़ पाएंगे, शीर पर नहीं पहुंच पाएंगे, पानी अकेला पढ़ेंगे। तो पश्चिमाभिमुखा पथ्य लघुकत्वात्, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो होती हैं, पथ्य होती है, लघु होती है। तो मैं केवल आपको एमपी का बता सकती हूँ क्योंकि अभी एमपीएससी हुई थी, मैंने उसमें जीके पढ़ाया था ना, तो बेसिकली पढ़ाया था, उसी का बता दूं, बाकी ऑल इंडिया वाला तो मैंने पढ़ाई नहीं। तो ऐसा है, एमपी थोड़ा इस टाइप से होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मतलब जो झुकाव होता है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो क्या है कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, वो कैसी होती है, फ्लो में बहती है। फ्लो में बहती है तो अपने साथ जितनी गंदगी होती है वो साइड साइड करती जाती, पानी पानी बहता जाता है। जो स्लो नदियां होती हैं, आप देखना, जो बहुत धीमी धीमी गति से नदियां चलती है, वो गंदी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सारी गंदगी को अपने साथ लेके चलती है। ये क्या होती है, बहुत फास्ट चलती है, तो क्या होता है, शुद्ध रहती है। तो पश्चिम अभिमुखा जो नदियां है, तो पास है पश्चिम, पास है पश्चिम। पश्चिम जो है पश्चिम कैसी होती है, लघु, क्योंकि इसके अंदर गंदगी नहीं होती। क्या बोले, जब बुरा वक्त चलता है तो वही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अपने को चेंज करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है ना, जब बुरा वक्त चलता है तो हम उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा चलेगा तो कोई व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं करेगा ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, पासे पश्चिम, पासे पश्चिम, कैसे याद कर लिया कि इस प्रकार से नदी याद रहती है, तो लघु है। और पूर्वाभिमुख, अगर पूर्व की ओर नदी बहती है तो अच्छी नहीं है, वो कैसी है, गुरु, जस्ट अपोजिट याद कर लो ना, पश्चिम वाली लघु, तो पूर्व वाली कैसी है, गुरु है। याद कैसे करोगे, आपके पूर्व में, आपके सामने आपके गुरु हैं, हम उनकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे ना, प्रशंसंती, अच्छी नहीं है, है ना, गुरु जो है अच्छे नहीं है, पूर्व में जो गुरु है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, दक्षिणाभिमुखा, अब जो दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर चलती है, वो ना अति दोष वाला, बहुत ज्यादा दोष वाली नहीं है, साधारण है, इतना याद कर लेना, दक्षिण वाली बहुत ज्यादा दोष वाली नहीं है, साधारण है। ये कैसी है भाई, ये गुरु है, ये कैसी है, लघु है। सब कुछ तो याद हो रहा है, कहाँ टफ लग रहा है, कुछ टफ लग रहा है आपको अभी तक, सब कुछ याद हो गया। अंतजल को 4 प्रकार से डिवाइड किया है, भूमि जल 7 प्रकार के होते हैं, दोष 6 होते हैं, कौन कौन से याद कर लिए, शीतलीकरण के उपाय याद कर लिए, सूक्ष्म करने के 7 उपाय याद कर लिए, निक्षेपक के 5 कर लिए। तो कुछ टफ लगा, नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा, है ना। अब यहाँ पर भी कोई टफ नहीं लग रहा, ऐसा मैं बना लो, साधारण होता है, ठीक है, गुरु होता है, ये लघु होता है। अब सह प्रभवा, जो सह आदि पर्वत से निकलती है, वो कैसी होती है, कुष्ठ को उत्पन्न करती है। वो जो विंध्य पर्वत से निकलती है, वो कुष्ठ और पांडु को उत्पन्न करती है। तो कैसे याद करोगे, सहना पड़ता है, किसको सहना पड़ता है, कुष्ठ बीमारी को सहना पड़ता है। देखो कुष्ठ क्या होता है कि जब तक आपके पाप कर्मों का क्षय ना हो जाए तब तक कुष्ठ उत्पन्न ही होता रहता है ना। तो कुष्ठ ऐसी बीमारी है जिसमें जाति वाले एक अलग कर देते हैं, है ना, अलग कर देते हैं, भाई तुम अलग रहो, तुम्हारा घर अलग रहेगा। ठीक है, तो जाति वाले, जैसे बताया नहीं, कभी फिर बता देती हूँ, मेरे मेरे दादाजी कोई था, तो कुछ समय बाद हमारे घर को अलग कर दिया था ना, वहाँ पे कोई आना जाना कुछ नहीं था, तो ऐसा कर देते हैं लोग, है ना, कि आपके घर में भी किसी और को ना हो जाए, तो वो एक जेनेटिक होता है ना, टचवुड किसी को नहीं आया दादाजी से, ना हमारे पापा वाली पीढ़ी को, ना हमारे वाली, ना हमारे बच्चों को, ना, तो बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन वो वहीं पर खत्म हो गया ना, तो सहना पड़ता है, कुष्ठ वाले को देश निकाला टाइप कर देते हैं ना, तो उसको सहना पड़ता है। अब विंध्य से तो सह और विंध्य पास पास रहता है, तो कुष्ठ तो दोनों को हो गया, इसको कुष्ठ सह को भी हो गया और विंध्य को भी हो गया, सह आदि पर्वत, विंध्य आदि पर्वत दोनों में कुष्ठ है। बस यहाँ पे पांडु एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, पांडु जो थे विंध्य प्रदेश में जाके छुप गए थे, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा याद कर सकते हो, सह में केवल एक था, विंध्य में 2 चीजें थी, कुष्ठ और पांडु। ठीक है, फिर आता है मलय प्रवाह, मलय पर्वत से निकलने वाली नदी जो होती है, क्रमीन महेंद्र, क्या है प्रवाह, क्रमी मतलब क्रमियों को नष्ट करने वाली। एक मिनट, मलय से निकलने वाली क्रमी रोग क्या करती है, क्रमी रोग उत्पन्न करती है, तो याद कैसे होगा, मलयज क्रमी होता है ना, मलज क्रमी, तो याद कर लो मलज क्रमी होता है। महेंद्र से निकलने वाली जो होती है, श्रीपद उदर रोग उत्पन्न करती है, श्रीपद और उदर को याद कर लो, महेंद्र को पढ़ लो, इंद्र, हमने एक पर्वत बनाया था, यहाँ से इंद्र भगवान का पैर फिसल गया था, पैर फिसल गया मतलब क्या हो गए थे, वो स्लिप हो गए थे, जिसमें उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। भाई ये इंद्र भगवान का, माफ करना,
है ना, पेट बन गया तो उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां से स्लिप हो गए थे। तो याद हो गया इंद्र प्रवाह, महेंद्र प्रवाह, स्लिप हो गए तो श्रीपद हो गया, साथ में हमको उधर भी याद करना है। अब हम देखते हैं हिमालय प्रवाह, हिमालय से निकल, हिमालय बहुत ऊपर है, तो हिमालय से जो नदियां निकलती, हम हिमालय पे चढ़ाई चढ़ने गए नहीं बता रहे हैं, तो क्या क्या हुआ, हमने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, क्या बोल रहे हैं, ऐसा एक तो अष्टांग हृदय के 5 चैप्टर में भी है, तो यही अकॉर्डिंग टू इस आचार्य नहीं, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूजिंग देगा ही नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है ना, ये सारे नाम वहां भी आता, हाँ बिल्कुल आता है, वहां पे अकॉर्डिंग नहीं चलता, मिलता जुलता है, सभी का एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंदर होगा तो उतना ज्यादा वो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि सभी कितनी ही प्रायोरिटी चलती है, तरक्की सुश्रुति और बागवत की, ठीक है। तो हिमालय पे हम चढ़ाई चढ़ने गए, हमने वहां से ऊपर से नीचे देखा, हार्ट अटैक आ गया भाई, इतने ऊपर आ गए हम, तो हृदय रोग हो गया है ना, और शवथु शिरोरोग स्लीपद गलगंड। अब एक तो इतने ऊपर से नीचे देखा तो पैर स्लिप हो गया, जैसे इंद्र भगवान का हुआ था, महेंद्र में श्रीपद और उधर था, पैर स्लिप हो गया, फिर क्या होना, देखो जैसे स्लिप हुआ, इतने ऊपर से गिरे तो भाई सिर में हाथ पैर में स्वेलिंग तो आएगी ना, तो क्या हुआ, स्लिप हुआ है ना, शवथु हो गया, सिर में लग पड़ गई थी, और क्या हो गया, जब इतने ऊपर ठंडी में जाएंगे तो गलगंड आदि रोग हो जाएगा ना, जो ठंडी के कारण ही हो रहा है। बस अगर 2-3 चीजें आपको याद रहेंगी ना, सारा क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर सकते हो, हृदय रोग, शवथु शिरोरोग, श्रीपद आदि। फिर प्राची और अवंती से निकलने वाला, प्राची और अवंती दोनों साथ में याद करना है। अर्श आंसू प्रजंती, क्या होता है अर्श वाले में, अवंती प्रदेश में पूर्व पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल अर्श को पैदा करता है, तो अवंती और प्राची में क्या कर रहा है, अर्श पैदा कर रहा है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो, अवंती किसको बोलते थे, उज्जैनी को बोलते थे, वहां पे शिप्रा नदी है, उसमें नहाने से अर्श हो जाता है, ऐसा याद कर लेना, प्राची अवंती में अर्श होता है। और पारियात्र जो है पथ्या, पासे पारियात्र, पासे पथ्या, पासे पश्चिम, पासे पथ्या, और ये बल आरोग्य कर होती है। पारियात्र मतलब सोचो यात्रा, जब हम यात्रा करते हैं हमारे लिए वो अच्छी होती है, या फिर हम जो वॉकिंग करते हैं अच्छी होती है, हमारे शरीर को बल प्रदान करती है। इतना सब कुछ याद हुआ, समझ आ गया, एक बार मैं क्वेश्चन पूछ लूं इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे भी लगना चाहिए कि आपको याद हो गया, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाते पढ़ाए चले आगे बढ़ चले, याद ही नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ पढ़ाने का, है ना। कृमि रोगों को कौन सी नदी उत्पन्न करती, कहां से निकलने वाली, केवल श्रीपद उदर को कौन उत्पन्न करता है, श्रीपद उदर। कुष्ठ को कौन कौन उत्पन्न करता है, कुष्ठ रोग जो है कौन कौन उत्पन्न करता है, या फिर कुष्ठ पांडु साथ में कौन उत्पन्न करता है, अर्श किस नदी से होता है, पथ्या लघु कौन सी होती है, गुरु अप्रशंसंती कौन सी होती है, साधारण कौन सी है, हृदरोग शवथु शिरोरोग श्रीपद गलगंड वाली कौन सी है। इतना तो पढ़ा ही था, सब कुछ बन गया, हाँ सब कुछ क्लियर ना। अब यहाँ पे सिंपल सा है, अभी मैंने जो आपको बताया था ना, समझाया था कि जिन नदियों का पानी तेज बहता है, जैसे पश्चिम अभिमुख का मैंने बताया, ढाल ऐसे ही है मध्य प्रदेश की, तो निर्मल होता है, उनके जल को लघु जानो, है ना, और ऐसे ही जिनके जल और जो बहुत मंद गति से बहती है, वो बहुत ज्यादा गंदी रहती है, तो उनको जल को हमको भारी समझना चाहिए, जो मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब आता है 27 नंबर का श्लोक है, रक्षोघनम शीतलम हृदि ज्वर दाविशावम चंद्रकांतोर्वम वारी पित्तघनम विमलम सुतम। चंद्रकांत मणि मून स्टोन का जल जो होता है निशाचर को नष्ट करने वाला, शीतल हृदय को आह्लाद करने वाला होकर विषयों का नाशक होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल चंद्रकांत मणि वाला थोड़ा सा याद करेंगे। अब आता है ये चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, केवल पढ़ के रखना, पढ़ लेना अच्छे से, चरक संहिता में स्पेशली आपको याद करना है, कृष्णा चिकित्सा में पढ़ाऊंगी, चरक चिकित्सा में शीतल जल कहाँ कहाँ दिया जाता है, उष्ण जल कहाँ कहाँ दिया जाता है, अभी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में बहुत सिंपल पूछा जाता है, शीतल जल कहाँ पर नहीं दिया जाता, रक्त पित्त है, मदात्य है, मूर्छा है, और एक पीनस है, अभी अभी सॉल्व कराया था मैंने, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, पीनस सर्दी जुकाम में गर्म पानी देते हैं, ठंडा कहाँ देते हैं, बन जाता है, पढ़ने में हमको ऐसा लगता है कि टफ है, लेकिन बन जाता है, ठीक है। तो शीतल जल कहाँ कहाँ देते हैं, ठंडा पानी कहाँ देंगे भाई, जहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ ठंडा पानी देते हैं, जहाँ पे वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहाँ पे हम गर्म पानी देते हैं, कुछ स्पेशल विकार भी है जहाँ पे हम गर्म पानी ठंडा पानी देते हैं ना। तो मूर्छा में कौन सा देंगे, किसी को चक्कर आ गया है, बिल्कुल ये चरक चिकित्सा से लगेगा, प्रायोरिटी वहीं से जाती है, इसलिए मैंने बोला अभी पढ़ के रखो, सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सुश्रुत से, नहीं नहीं चरक से प्रायोरिटी जाता है, लेकिन चरक सुश्रुत का सेम है, कुछ अंदर नहीं है, ठीक है। तो किसी को चक्कर आ गया, उसके ऊपर गर्म पानी के छींटे मारोगे, ठंडे पानी के, इमेजिन करके पढ़ो ना, सब कुछ याद हो रहा है, मूर्छा में ठंडा पानी देंगे, है ना, पित्त उष्णता, पित्त के रोग है, गर्मी के दिन है, शरीर में दाह है, विष की अवस्था है, रक्त के विकार है, मदात्य स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, मदात्य कैसे होगा, बहुत ज्यादा मध्य का पानी पिया था, मदात्य हो गया था, मध्य कैसा होता है, उष्ण होता है, ठंडा पानी दोगे, भ्रम है ना, चक्कर खा रहा है, थकान है, तो ठंडा पानी पिलाते, गर्म नहीं पिलाते। फिर तमक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमक श्वास में आपको क्या देना है, शीतल जल ही देना है, जबकि हमको क्या लगता है, तमक श्वास का जो पेशेंट है अस्थमा वाला गर्म पानी की बोतल रख के बैठता है, तमक श्वास पित्त स्थान समुद्र हवा होती है, इस कारण से पित्त स्थान से उत्पन्न होने के कारण हम इसमें शीतल जल का प्रयोग करते हैं। वो तमसा वर्धते, शीतल चीजों से शांति होती, संतमक श्वास जो होता है ना, क्या होता है उसमें, तमसा वर्धते, तमस से वर्धन हो जाता है, शीतल चीजों से शांति होती है, ठंडा पानी पिलाना, ज्यादा दिमाग लगा लोगे तो गलत करके आओगे क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो आप गलत कर दो। तमक श्वास अस्थमा में ये गर्म पानी की बोतल लेके बैठे हैं ना, ये नहीं बैठना है, ठंडा पानी पीना चाहिए, ठीक है, बोतल का एग्जांपल बता दिया मैंने, गलत नहीं करना, ठीक है। वमथु, वमथु मतलब क्या है, वमन की इच्छा, जिसको उल्टी होने की इच्छा, उसको गर्म पानी पिला दो, और ऊर्ध्व रक्त पित्त में, है ना, शीतल मम और इसमें शीतल जल तृप्त होता है, समझ में आ गया, कुछ याद ही नहीं करा। फिर आते हैं गर्म पानी कहाँ पीना है, तो गर्म पानी देखो, वमथु मतलब वहां पे क्या है, उल्टी जैसा मन लग रहा है तो गर्म पी लो, वमन विरेचन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जितने भी वात जन्य विकार है, कफ जन्य विकार है, जहां पर वात का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर शूल होता है, तो जितनी भी शूल वाली कंडीशन है वहां गर्म पानी पिलाया जाता है, जैसे पार्शूल है, सर्दी जुकाम हो जाए, प्रतिशय हो रहा है, वात रोग, गल ग्रह ठंडा वाला है, तमक श्वास का रिपीट कर दूं, तमक श्वास जो होता है पित्त स्थान समुद्र हवा है, अमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है, पित्त स्थान क्या है, अमाशय है, तो वहां से उत्पन्न होने वाली व्याधि आप जानते हैं, अमाशयगत व्याधियों में हमको लंघन या दीपन चिकित्सा करानी पड़ती है, तो वहां पे हम दीपन के पर्पज से वहां पे हम गर्म पानी देते हैं, क्लियर हो गया। आद्यमान में वायु का इन्वॉल्वमेंट है, स्तमित है वायु का इन्वॉल्वमेंट है, फिर सद्यः शुद्धे, सद्यः शुद्धे मतलब होता है आपने अभी अभी वमन विरेचन कराया हुआ है, वमथु मतलब उल्टी की इच्छा हो रही है, उसको तो गर्म पानी पिलाना है, वमथु मतलब उल्टी की इच्छा, और यहाँ पे जो वमन विरेचन है ये प्रोसेस वाला वमन है, वमन कराना विरेचन कराना वो है, वो वोमिटिंग है, वमथु मतलब वोमिटिंग, सद्यः अभी अभी हमने वोमिटिंग सॉरी वमन विरेचन कराया तो गर्म पानी पिलाते हैं ना, ठीक है, गर्म मतलब उष्ण, नव ज्वर, नया नया बुखार है तो क्या कराएंगे, टिक्का आदि में, और स्नेह पानी के बाद, सभी लोग पता है स्नेह पानी के बाद हम क्या करते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते, शीतल जल का पीना वर्जित है, इसका मतलब इन कंडीशन में हमको उष्ण जल पिलाना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया भाई।
बमथू में शीतल जल है, नहीं सॉरी, बमथू में गर्म पानी है ना, शीतल जल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ये सब गर्म पानी वाले हैं, बमथू में भी गर्म पानी दे रहे हैं, नहीं सॉरी ठंडा ही दे रहे हैं, ठंडा ही तो है, शीतल जल दे रहे हैं, यहाँ पे गर्म दे रहा है, यहाँ पे शीतल जल का निश्चय मतलब यहाँ पे गर्म पानी दे रहा है, ये सारे जो है गर्म पानी वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है सारे ठंडे पानी वाले हैं, सबको ठंडा पानी देना है। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया था, पढ़ते पढ़ते कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ना। तो यहाँ पे जो व्याधियां हमने पढ़ी सारी शीतल जल देना चाहिए, इनमें सब में ठंडा पानी देना चाहिए, और यहाँ पर क्या देना है, समक श्वास में गर्म पानी कहाँ देना, मैंने अभी बताया था ना, ऐसे पानी की बोतल में गर्म पानी ले जाते हो तो वो नहीं देना है, क्या देना है, ठंडा पानी देना है समक श्वास में। अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे उल्टा बता दिया था, ठीक है समझ आ गया ना, बस उतना ही काफी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देना है, ठंडा पानी नहीं देना है, गर्म पानी देना है। अब स्पेशल कंडीशन मत पढ़ लो, यहाँ पे समुद्र जल जो होता है तीनों सॉरी सर्वदोष प्रकोपक है, समुद्र जल जो है सर्वदोष प्रकोपक होता है, सर्वदोष प्रकोपक, ठीक है। सन्निपातज व्याधि में हमको शीत शीत जल देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्निपातज व्याधि में शीत शीत जल, शीत जल का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा गर्म किया, उसको ठंडा कर दिया फिर देना है, ठीक है। बाकी मद्यपान थोड़ा सा हिंदी में जाएंगे हम, हिंदी में उसके बाद में बताने वाले श्लोक से पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए शीत शीत जल हमको कहाँ देना है, दाहम में, अतिसार, पित्त और रक्त के रोग, मूर्छा, तृष्णा, वमन, भ्रम, इन रोगों में शीत शीत जल उत्तम होता है। तो यहाँ से याद ना करके चरक से याद करना। क्या बोले आपने बताया था नदी, अरे हाँ चरक का अलग है, सुश्रुत का अलग है, चरक जी ने अलग बोला, चलो पेज पलटा के देख लो, 27 नंबर का चैप्टर है, चरक जी ने अलग बोला है ना, बता देती हूँ। तो आपको प्रायोरिटी चरक पर ही रखना है। चरक जी ने समुद्र जल जो बोला है त्रिदोष प्रकोपक बोला है, और वर्षा का जल सर्वदोष बोला है, ये चरक जी ने बोला, लिखो। चरक ने वर्षा का जल सर्वदोष प्रकोपक, बड़ा है छोटा है तो सारे दोष प्रकोपक, सर्वदोष प्रकोपक, और समुद्र का जल जो बोला है चरक जी ने, उन्होंने लिखा है त्रिदोष प्रकोपक, त्रिदोषम विश्रम त्रिदोषम करके आता है, सुश्रुत ने उल्टा बोल दिया, हमको चरक की प्रायोरिटी लगाना है, ठीक है हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें बची हुई है, उनको हम पढ़ लेते हैं एक एक जल के बारे में, फिर हमारा जल वर्ग कंप्लीट हो गया। तो देखो जो हम सरोवर का जल पीते हैं, इतना तो ना याद करो, थोड़ा बहुत याद करो। तालाब जल, तालाब मतलब तालाब, तालाब का जल कैसा होता है, तालाब का जल वात को बढ़ाने वाला होता है, तालाब जो है वात को बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। बावड़ी का जल क्या होता है, बावड़ी जो होती है वात नाशक। देखो तालाब क्या बहुत बड़ा होता है, कितनी हवा उसमें लगती होगी, याद करने का तरीका ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा हवा उसके अंदर जाती होगी, बाहर जाती होगी तो वात को प्रकोपित करता है। बावड़ी छोटी सी है ना, कुएं बावड़ी छोटी सी होती है, उसमें वात नहीं जाती तो वात नाशक होता है, ठीक है। कुएं का जल कैसा होता है, पित्त को बढ़ाने वाला, कुएं का जल पित्त को बढ़ाए, कैसे पित्त को बढ़ाएगा, कुआं कितना गहरा होता है ना, बाल्टी डाल डाल के ऊपर खींच खींच के कितना थक जाएंगे तो बीबी बढ़ा देगा, पित्त को बढ़ा देगा, है ना, पित्त को बढ़ाने वाली, ये सब याद करने का तरीका है, अभी पूछ ले है ना। तो तालाब का वात प्रकोपक, बावड़ी का वात शामक, कुएं का पित्त को बढ़ा रहा है, चुंडी का जल अग्निवर्धक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही जब छोटे रहते हैं तो यहाँ पर मम्मी चोटी कर देती है, बोलती भगवान की जय कर लो बेटा, जब हम जय करते हैं तुम्हारी चोटी में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, छोटे बालों में आग लगती थी ना। तो ये वही है, याद करने का तरीका है, चुंडी अग्निवर्धक होती है, चुंडी में आग लग जाती है, ऐसे करके याद कर लेना। झरने के लिए याद नहीं करना है, और बाकी का कोई बढ़ा दिया मैंने। समुद्र जल कैसा होता है, सर्वदोष प्रकोपक होता है। आनुप जल कैसा होता है, आनुप जल जो है कफ को बढ़ाने वाला, तो अभिशंति होता होगा, ठीक है। क्या बोले, हाँ बिल्कुल अब नहीं भूलोगे, हाँ तो ऐसी ट्रिक बनाओ जो जिंदगी में भूलो ही ना। उसमें जल क्या होता है, कफ को, मेदरोग, वात रोग, आम दोष को नष्ट करता है, बस्ती का, ये उष्ण जल का एक बार एग्जाम में पूछा है। कफ, मेदोरोग, वात रोग, आम दोष का नाशक है, अग्नि को दीप्त करता है, बस्ती को शोधन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास का जल का नष्ट करता है, सदा पथ के कारक होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कहाँ का था ये, दीपनम स्वादु शीतोयम साधारण लघु, अब ढूंढ लेना है ना, कफ मेदो अनिल आमग्नम दीपनम मस्ति शोधनम, ये आया था। श्वास का जल पत्यम उष्णोदकम सका, यहाँ से यहाँ तक का एग्जाम में पूछा था। तो ये हमारा क्या हो गया अभी आज, क्या बोले हैं, समुद्र का जल, चरक ने, चरक सुश्रुत दोनों ने सर्वदोष बोला, नहीं चरक ने सर्वदोष प्रकोपक कहाँ बोला, चरक ने त्रिदोष प्रकोपक बोला है ना, मैं नोट्स ही निकाल के बैठी थी अभी, मतलब मेरी बुक उसमें लिखा हुआ है विश्रम त्रिदोषम करके आया हुआ है चरक का, एक बार बुक से और देख लेना, ठीक है, वैसे यही लिखा है उसमें। सर की क्लास वही 8:30 से होगी, तो किसी को टफ लगा भी, हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है, बेसिक कंप्लीट कर लिया है, किसी को कोई परेशानी, इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब छोटा छोटा आने वाला है, क्या आने वाला है, दुग्ध वर्ग, सभी जानवरों के दुग्ध वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर दही पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे, इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा ना। घृत है, दूध, दही, घी, तो ये सब सेम रहता है, तो क्या क्या दुग्ध, दही, घृत वाला जो है सब में सेम लगेगा। हाँ जैसे आप पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको और ज्यादा याद हो जाएगा। वैसे प्रायोरिटी यहाँ पे अन्नपान वाला अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चरक के अकॉर्डिंग लगेगा। हाँ अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करिए, फिर धीरे धीरे पिछली क्लास का रिवीजन करते चलिए, है ना। बस यही वर्ग ज्यादा टफ था, उसके बाद हमारा सब इजी आने वाला है, तो आराम से हो जाएगा।